दोपहर में आयान ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी। प्रिया को बनाया गया जनरल मैनेजर और ब्लू डायमंड होटल को इसकी सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन ये कंपनी अभी सिर्फ एक खाली खोल थी। आयान को इंतजार था कि प्रिया कुछ टैलेंटेड लोग हायर करे ताकि कंपनी का दम दिखे। अगला दिन आयान जब ब्लू डायमंड होटल पहुंचा तो उसने देखा समीर वर्मा और उसका परिवार पार्किंग लॉट के एक कोने में छुपा हुआ है। लगता था वो अभी हार मानने वाले नहीं थे। आयान ने उन्हें इग्नोर किया और सीधा होटल के अंदर चला गया। सुबह धीरे धीरे बीती। दिन के बीच में आयान को एक पार्सल मिला। ये था एससीसी हेडक्वार्टर्स का हाई टियर मेंबरशिप बैज। बैच कहो या अंगूठी जिस पर एससीसी का लोगो चमक रहा था। जैसे ही आयान जाने वाला था तभी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। कॉल था सोफिया का, जो सानवी की बेस्ट फ्रेंड थी। उसने बताया कि सानवी अचानक बेहोश हो गई और अब हॉस्पिटल में है। आयान सुनकर हैरान रह गया। सानवी के बेहोश होने का मुझसे क्या मतलब? उसने तो मुझे डंप कर दिया। विक्रम को कॉल करना चाहिए ना। आयान ने कोशिश की इसे इग्नोर करने की, लेकिन दिल नहीं माना। चलो चेक कर ही लेता हूं। आखिर 4 साल का रिश्ता था, इसे क्लोजर समझ लो। आयान उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा जो सोफिया ने बताया था। रास्ते में उसने कुछ फल भी खरीदे। लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन में फल खरीदने पहुंचा आयान तो हंगामा मच गया। फल वाले की दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि उसने एक दिन में जितना बेचता था उतना बिक गया। आयान ने ढेर सारे फल खरीद लिए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते हुए आयान को एक कंसल्टेशन रूम से 2 आवाजें सुनाई दी। डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं गिड़गिड़ाता हूँ। महाशय, ये हॉस्पिटल कोई चैरिटी नहीं है। पैसे नहीं तो इलाज कैसे? पहले इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे जुटा लूंगा। सच बताऊं, आपकी माँ की हालत गंभीर है। हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद भी चांस कम है। किसी एडवांस्ड हॉस्पिटल में ट्राई कीजिए, शायद बेहतर रिजल्ट मिले। डॉक्टर, मेरी माँ के पास कितना टाइम बचा है? बिना सर्जरी के 3 महीने। सर्जरी कामयाब रही तो शायद 10 साल, लेकिन अगर फेल हुई तो 3 महीने भी नहीं। आयान ने रूम की ओर हल्का सा देखा। एक 30 साल का शख्स 50 साल के डॉक्टर से अपनी मां को बचाने की भीख मांग रहा था। आयान ने इसे इग्नोर किया। ऐसे सीन तो रोज होते हैं। एक बीमारी और जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। आयान उस वार्ड में पहुंचा जो सोफिया ने बताया था। सोफिया बेड के पास बैठी थी, सानवी पेल पड़ी थी और एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। आयान ने फल कुर्सी पर रखे। सानवी के चेहरे पर हल्की सी चमक आई जब उसने आयान को देखा। उसे पता था सोफिया ने ही आयान को बुलाया होगा। आयान वही खड़ा रहा। चेकअप के बाद डॉक्टर ने आयान को देखा और बोला, आप पेशेंट के बॉयफ्रेंड होंगे। आजकल के जवान लोग भी ना। पेशेंट को 3 हफ्ते का प्रेगनेंसी है और वो कमजोर है। ऐसे में बच्चे के लिए रिस्क है। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो पहले उसकी हालत सुधरने का इंतजार करना होगा। प्रेग्नेंट। आयान का दिमाग सन हो गया। दिल में तेज दर्द हुआ। 4 साल तक उसने सानवी के लिए दिन रात खाना पहुंचाया, बारिश हो या धूप। पार्ट टाइम जॉब्स किए ताकि सानवी को गिफ्ट दे सके। उनके अच्छे बुरे पल, शादी और बच्चों के सपने, सब कुछ था। लेकिन आज ये दिन। 4 साल तक आयान ने सानवी को कभी जबरदस्ती नहीं छुआ, और अब किसी और के साथ डेटिंग शुरू करते ही वो प्रेग्नेंट। कितना मजाक है। 4 साल का रिश्ता इतना सस्ता था। एक एल ब्रांड बैग के सामने कुछ नहीं। आयान ने गहरी सांस ली और बोला, समझ गया, थैंक यू डॉक्टर। सानवी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब डॉक्टर ने प्रेगनेंसी की बात कही। उसका चेहरा और पीला पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकली। सोफिया को भी नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। वो तो बस सानवी और आयान को फिर से साथ लाना चाहती थी। उसे पता था आयान अभी भी सानवी से प्यार करता है। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद वार्ड में सन्नाटा छा गया।
आखिरकार सानवी ने चुप्पी तोड़ी। आयान, मुझे माफ कर दो। माफी की कोई बात नहीं। सबको अपनी राह चुनने का हक है। तुमने ये रास्ता चुना तो गुड लक। आयान, मैं सचमुच सॉरी हूँ। अगर मैं इतनी वैनिटी में ना फंसी होती, विक्रम के गिफ्ट्स ना लिए होते, उसकी पार्टी में ना गई होती, इतनी नशे में ना हुई होती कि वो मेरा फायदा उठा ले। अगली सुबह जब मैं जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सानवी रोते हुए बोली। अजीब बात थी, सानवी की बातों से आयान का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसे लगा था वो गुस्सा होगा, विक्रम से बदला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सचमुच नशे में थी या कोई और वजह थी? आयान को याद आया, ऐसा ही कुछ उसकी कजिन लिली के साथ हुआ था। अगर सानवी सचमुच डिटरमिन्ड होती तो क्या विक्रम को मौका मिलता? आखिरकार 4 साल का रिश्ता इतना कमजोर था। सानवी के दिमाग में पहले से ही ऐसी बातें थीं। अगर विक्रम नहीं तो कोई और होता। ठीक है, तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। आयान वहां रुकना नहीं चाहता था, वो निकलना चाहता था। सानवी स्तब्ध रह गई। आयान का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। ना गुस्सा, ना दुख, बस शांति। 4 साल से आयान को जानने के बावजूद उसे एहसास हुआ कि वो आयान को बिल्कुल नहीं समझती। आयान वार्ड से बाहर निकला। उसने खुद से कहा, अलविदा सानवी। 4 साल का रिश्ता अब अतीत था। वार्ड से सानवी की सिसकियां सुनाई दी, लेकिन अब आयान का उससे कोई लेना देना नहीं था। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर आयान ने कई गहरी सांसें लीं। सब खत्म हो गया। जब आयान ने सब कुछ छोड़ दिया, उसे लगा वो पहले से कहीं ज्यादा हल्का है। वो हॉस्पिटल गेट से निकल रहा था, तभी एक आवाज गूंजी, चोर। चोर को रोक दो। आयान ने फटाफट कार साइड में लगाई। उसने देखा, एक जवान लड़का हाथ में वॉलेट लिए उसकी ओर भाग रहा था। पीछे एक 30 साल की औरत चिल्लाती हुई दौड़ रही थी। हट जाओ, हट जाओ, मरना है क्या? चोर चिल्लाया और दूसरे हाथ में चाकू लहराया। आयान ने सोचा, अपनी बॉडी को मैक्सिमम लिमिट तक अपग्रेड करने के बाद क्यों ना टेस्ट करूं। वो कुछ करने ही वाला था कि एक काली साए जैसी चीज तेजी से निकली। जब आयान ने चोर की ओर देखा, वो जमीन पर पड़ा था। एक बड़े हाथ ने उसे दबोच रखा था, जैसे लोहे की जंजीर। प्रोफेशनल, ये कोई प्रोफेशनल ही हो सकता है। आयान ने गौर किया, ये वही शख्स था जो हॉस्पिटल में अपनी मां को बचाने के लिए डॉक्टर से गिड़गिड़ा रहा था। फैजल हॉस्पिटल से चिंतित होकर निकला था। उसकी मां की हालत गंभीर थी और इलाज के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो सालों से विदेश में मर्सिनरी के तौर पर काम कर रहा था। उसने खूब पैसा कमाया था और जल्द ही घर लौटकर अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने वाला था। लेकिन आखिरी डील के दौरान एक छोटे देश के ऑफिशियल की स्पीच की सिक्योरिटी करते वक्त उनकी टीम पर अज्ञात हमला हुआ। 12 में से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे। घर लौटने के बाद तीनों ने फैसला किया कि वो सारा पैसा अपने उन साथियों के परिवारों को दे देंगे जो हमेशा के लिए विदेश में रह गए। कम से कम वो तो जिंदा वापस आए थे। लेकिन फैजल को नहीं पता था कि उसकी मां की तबीयत इतनी तेजी से बिगड़ेगी। अगर सर्जरी में देरी हुई तो बेस्ट ट्रीटमेंट पीरियड मिस हो जाएगा। लेकिन इतने पैसे वो कहां से लाए? हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसने सुना, कोई चोर को रोकने के लिए चिल्ला रहा है। उसका इंस्टिंक्ट जागा और उसने चोर को दबोच लिया। चोर को एक हाथ से जमीन पर दबाए रखा। चाहे वो जितना छटपटाए, वो उस लोहे जैसे हाथ से नहीं छूट सका। विक्टिम औरत ने जल्दी से अपना वॉलेट वापस लिया और फैजल को थैंक यू बोला। कोई बात नहीं, जल्दी पुलिस को बुलाओ, फैजल ने कहा। पुलिस आई, चोर को ले गई। औरत ने फैजल को ढेर सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो पैसों के लिए चोर नहीं पकड़ता। जैसे ही वो जाने लगा, एक शख्स ने उसका रास्ता रोका। बाएं गया तो वो बाएं, दाएं गया तो वो दाएं। कई बार ऐसा हुआ तो फैजल को समझ आया कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। क्या मतलब है, भाई? फैजल ने आयान को देखकर पूछा।
सर, कहीं चलकर बात करते हैं, आयान ने कहा। हम एक दूसरे को जानते नहीं। मैं आपकी माँ को बचाने के लिए पैसे दे सकता हूँ। गलत मत समझिए, मैं हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने आया था, तभी आपको डॉक्टर से गिड़गिड़ाते देखा। फैजल ने आयान को गौर से देखा। सालों तक जिंदगी और मौत के किनारे रहने के बाद उसे आयान से हल्का सा खतरा महसूस हुआ। ये नौजवान ऐसा कैसे कर सकता है? मर्सिनरी सर्कल में भी बहुत कम लोग थे जो उसे खतरा दे पाते थे। दोनों पास के एक पार्क में गए। सुबह का टाइम था तो पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे। आपका नाम क्या है, सर? आयान ने पूछा। मेरा नाम फैजल। फैजल, मुझे पता है आपको अपनी माँ को बचाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। मैं आपकी माँ के लिए बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट इक्विपमेंट और बेस्ट मेडिसिन अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसके बदले आपको मेरे लिए 10 साल तक सर्विस देनी होगी। क्या ख्याल है? फैजल ने आयान को देखा। आयान भी कमजोर नहीं दिखना चाहता था, तो उसने भी फैजल की आंखों में आंखें डालकर देखा। कुछ पल बाद फैजल बोला, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लूंगा, कुछ भी गैरकानूनी नहीं करूंगा। डील। आयान ने अपना हाथ बढ़ाया। फैजल ने भी। दोनों के हाथ मिले। एक नई लेजेंड शुरू हो रही थी। फैजल, मेरा नाम आयान रायजदा। आप मुझे मिस्टर रायजदा बुला सकते हैं। मिस्टर रायजदा, मुझे मिस्टर फैजल मत बुलाए, बस फैजल कहिए। ठीक है फैजल, मैं तुम्हारे साथ अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता हूँ। आयान कब से अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था? जब से उसने अपनी बॉडी और माइंड को पीक पर अपग्रेड किया, उसे न सिर्फ 6 सेंसर स्ट्रॉन्ग हुए, बल्कि बॉडी में अनलिमिटेड ताकत भी महसूस हुई। मिस्टर रायजदा, शुरू कीजिए, फैजल ने कहा। वो भी देखना चाहता था कि ये नौजवान, जो उसे हल्का सा खतरा दे रहा था, क्या कर सकता है। दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए। आयान को कोई खास स्किल्स नहीं थी, बस तेज सेंसर्स और एक्सप्लोसिव पावर। उसने अपनी बॉडी की ताकत को जुटाया और उसे पूरे शरीर में फैलाया। उस पल आयान से एक प्राचीन टी-रेक्स जैसी ऑरा निकली। फैजल को भारी प्रेशर महसूस हुआ। हैरान होने के साथ साथ उसने भी अपनी खूनी ऑरा निकाली, जो सालों तक जिंदगी मौत के किनारे रहने से बनी थी। आयान ने जोर से पैर मारा और उसका शरीर फैजल की ओर तीर की तरह बढ़ा। उसने एक मुक्का मारा। ये सिर्फ टेस्टिंग थी और आयान को अपनी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं था, तो उसने आधी ताकत से मुक्का मारा। फैजल को प्रेशर महसूस हुआ। वो पल भर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ और आयान का मुक्का आ गया। उसने फटाफट अपने हाथ मोड़े और सीने के सामने रखे। बैंग! आयान ने फैजल को 7-8 मीटर दूर फेंक दिया। आयान वहीं रुका जहां फैजल खड़ा था। अपनी दुखती हुई दाहिनी हथेली को हिलाते हुए वो मुस्कुराया। फैजल ने अपनी लाल और सूजी हुई बाह देखी। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। आयान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। पहले उसे लगा था कि आयान बस हल्का सा खतरा है। आखिर वो इतना जवान था, मुश्किल से 20 साल का। भले ही उसने बचपन से प्रैक्टिस की हो, लेकिन फैजल जैसे बैटल टेस्टेड मर्सिनरी से मुकाबला मुश्किल। लेकिन आयान ने उसे इतनी आसानी से उड़ा दिया। फैजल, मेरे पंच के बारे में क्या ख्याल है? आयान ने अपनी दुखती हथेली हिलाते हुए पूछा। मिस्टर रायजदा, आपकी उम्र में आप जैसे ताकतवर शख्स मैंने पहली बार देखा। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, इम्प्रेसिव। मेरी उम्र में पहला। तो क्या मुझसे बेहतर कोई और है, बस उम्र ज्यादा है? आयान को फैजल की बात से थोड़ा असंतोष हुआ। मैंने तो बॉडी और माइंड को मैक्सिमम अपग्रेड किया है, फिर भी मुझसे बेहतर कोई है। क्या मैं इनविंसिबल नहीं बन सकता? लगता है सुपर रिच सिस्टम को और स्टडी करना पड़ेगा। फैजल, चलो अपनी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं। सर्जरी जल्दी करवानी होगी ताकि तुम मेरे साथ बेफिक्र होकर काम कर सको। थैंक यू मिस्टर रायजदा, फैजल ने उत्साह से कहा। आयान ने शिमला प्रोविंस एससीसी चैट ग्रुप में मैसेज डाला कि क्या कोई चैंपियन हॉस्पिटल के टॉप मैनेजमेंट को जानता है। जल्दी ही चिराग सिंह ने रिप्लाई किया।
उसने आयान को ऐड किया और चैंपियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर का नंबर दिया। आयान ने कॉल किया और अपनी बात रखी। दूसरी तरफ से जवाब विनम्र और फ्रेंडली था। उन्होंने कहा कि पेशेंट कभी भी ट्रांसफर हो सकता है और स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन का इंतजाम तुरंत होगा। दोपहर में जब आयान, फैजल और उनकी मां चैंपियन हॉस्पिटल पहुंचे तो 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशलिस्ट्स गेट पर वेट कर रहे थे। आप मिस्टर रायजदा होंगे? नमस्ते, मैं लव, चैंपियन हॉस्पिटल का डायरेक्टर। हमारे हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हम पेशेंट को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर लव, आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर रायजदा। ये तो हमारा काम है। इसके बाद फैजल की मां का दर्जन भर स्पेशलिस्ट्स ने चेकअप किया। नतीजा था कि सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी, वरना बीमारी और बिगड़ सकती है। हर दिन रिस्क बढ़ रहा था। हॉस्पिटल ने अगले दिन सर्जरी अरेंज की। चैंपियन हॉस्पिटल का प्रीमियम वार्ड। फैजल, इतना अच्छा हॉस्पिटल, इसमें तो बहुत पैसे लगते होंगे। मां, फिक्र मत करो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। तुम बस ठीक होने पर फोकस करो। मैं इलाज नहीं करवाना चाहती। पैसे बचा, शादी कर ले। तू 30 साल का हो गया और अभी तक बीवी नहीं। पड़ोस के लड़के का बेटा तो जूनियर हाई में जाने वाला है। माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं एक बीवी लाऊंगा और तुम्हें एक हेल्दी पोता दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वादा रखना। मैं पूरी जिंदगी पोते पोतियों का इंतजार कर रही हूँ। फैजल वार्ड से बाहर निकला और अपनी गीली आंखें पोंछी। उसने अपने माता पिता के साथ सबसे ज्यादा गलत किया था। वो अपनी माँ को कोई पछतावा नहीं लेने देगा। अगले दिन फैजल की माँ की सर्जरी सक्सेसफुल रही। शिमला प्रोविंस के टॉप मेडिकल प्रोफेसर्स ने सर्जरी की और हॉस्पिटल ने 2 सीनियर नर्सेज उनकी देखभाल के लिए रखी। इसके बाद आयान ने फैजल को अपनी बेंच जी क्लास दी और फैजल ने काम शुरू कर दिया। वो अब आयान की सिक्योरिटी करता था, छुपकर। इधर समीर वर्मा और उसका परिवार। समीर और उसके परिवार ने 2 हिस्सों में बंटकर इंतजार शुरू किया। भुवन और लीना होटल के बाहर और समीर यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस के गेट पर। लगता था वो आसानी से हार नहीं मानने वाले। प्रिया की फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना उनका फ्यूचर अनिश्चित था। आयान ने उन्हें इग्नोर किया। देखना था वो कब तक टिकते हैं। कम से कम उन्हें एक सबक तो मिलेगा। प्रिया से अच्छी खबर। प्रिया ने बताया कि ढेर सारे पैसे के लालच में कुछ लोग ईस्ट लीग इंटरनेशनल में इंटरेस्टेड हैं और वो उनसे बात कर रही है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होने के नाते ईस्ट लीग पहले एक स्ट्रॉन्ग लॉयर्स की टीम, नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स और एक इवैल्यूएशन टीम रिक्रूट करेगी। आयान ने प्रिया को जल्दी करने को कहा। पैसे ज्यादा खर्च हो तो भी चलेगा। वो जल्द ही अनिल कपूर के साथ काम करने वाले थे और आयान चाहता था कि नए रिक्रूट्स उसमें मदद करें। शाम का वक्त हर्ष नगर फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर। लूसी ने पार्थ देशमुख को अपनी क्लास रियूनियन के लिए यहां बुलाया। आज की पार्टी उन लोगों की थी जो छुट्टियों में स्कूल में रुके थे या जो जल्दी वापस आ गए थे। तारा नहीं आई थी क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम थी। शायद वो कुछ दिन की छुट्टी ले रही थी। लूसी ने पार्थ को इसलिए बुलाया क्योंकि वो एक रईस लड़का था और दिखने में भी अच्छा। टॉल, हैंडसम, रिच, परफेक्ट पैकेज। लूसी उसे दिखाकर थोड़ा शो ऑफ करना चाहती थी। एक बड़े प्राइवेट रूम में घुसते ही करीब 20-30 जवान लोग दिखे, लड़के और लड़कियां। सब अच्छे दिखते थे। आखिर पीयू यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे। बिना अच्छे लुक्स के कोई एक्टिंग क्यों सीखेगा। लूसी और पार्थ की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा। लूसी तो क्लास में स्टार थी। लूसी, ये कौन है? इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगी? एक क्लासमेट ने पूछा। लूसी ने कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड पार्थ देशमुख, पीयू में पढ़ता है। इनके फैमिली का छोटा मोटा बिजनेस है, बस कुछ करोड़ की प्रॉपर्टी। वाह लूसी, तूने तो टॉल, रिच और हैंडसम लड़का पकड़ लिया। जलन हो रही है। लूसी चुपके चुपके इतना आगे निकल गई। तू तो लकी है, ग्रेजुएशन के बाद सेटल हो जाएगी। हमें तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी।
चारों ओर जलन और तारीफ की आवाजें। लूसी 7वें आसमान पर थी। उसे ये जलन एंजॉय हो रही थी। हाय, मैं पार्थ देशमुख, लूसी का बॉयफ्रेंड। लूसी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। चलो एक टोस्ट करते हैं। पार्थ ने टेबल से बियर उठाए और गटक गया। पार्थ की इस हरकत ने लड़कियों से ढेर सारी तारीफें बटोरी। लड़कों को थोड़ा बुरा लगा। कोई बाहर वाला उनकी क्लास की सबसे हॉट लड़की को ले गया, कौन खुश होगा। थोड़े इंट्रोडक्शन के बाद सब गाने नाचने में बिजी हो गए। पीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ क्लब जाना कैसा होता है, पार्थ को अब पता चल रहा था। ये छोटी सी पार्टी थी, लेकिन सब इतने एक्सप्रेसिव थे, गाना, डांस, सब कुछ। पार्थ को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इन प्रोफेशनल्स के सामने वो क्या करता। वो सोफे पर बैठकर तालियां बजाता रहा। अच्छा था कि लूसी उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद लूसी वॉशरूम के लिए उठी। पार्थ सोफे पर बैठा फ्यूचर स्टॉस को चीयर करता रहा। 10 मिनट बाद लूसी हड़बड़ाई हुई प्राइवेट रूम में आई, पार्थ का हाथ पकड़ा और बोली, पीयूष चलो। क्या हुआ लूसी, पार्थ ने पूछा। उसे दिख रहा था कि लूसी परेशान है। जल्दी बाहर चलकर बताती हूँ, लूसी ने हड़बड़ी में कहा। ठीक है। वो रूम से निकलने ही वाले थे कि दरवाजा खुला और काले कपड़ों में एक झुंड लोग अंदर घुसे। रूम की लाइट ऑन हो गई। सबने अपने काम रोक दिए और इन अनचाहे मेहमानों को देखा। कौन था जिसने मुझे मारा? एक गंजा आदमी अंदर आया और चिल्लाया। वो 30 साल का था, मोटा, बिना शर्ट के, और शरीर पर अजीब अजीब टैटू। रूम में सन्नाटा, कोई नहीं बोला। सब डर गए। आखिर वो स्टूडेंट्स थे और ये आदमी ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। गंजे ने लूसी और पार्थ को देख लिया, जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और लूसी के लंबे बाल पकड़कर खींच लिए। लूसी चीखी और उसके गले में आ गई। तूने मुझे मारा ना, पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं क्या करूं? गंजा लूसी के कान में फुसफुसाया। पार्थ ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन फटाफट बोला, तुम क्या कर रहे हो? लूसी को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। पार्थ ने फोन निकाला, लेकिन कॉल करने से पहले ही एक काले कपड़े वाले ने उसे किक मारकर सोफे पर गिरा दिया। पार्थ पेट पकड़कर हांफने लगा और उसका फोन स्टूडेंट्स की भीड़ में उछल गया। कुछ डरी हुई लड़कियां चीखीं। बाकी सब भी डर के मारे पत्थर हो गए। गंजे ने लूसी के बाल पकड़े और रूम में बाकी लोगों को देखकर बोला, तुम सब इसके साथ हो। इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। बताओ मैं क्या करूं? तुमने पहले मुझे छुआ। लूसी रोते हुए बोली, मेरा छूना तुम्हारे लिए सम्मान है। पता है कितनी लड़कियां चाहती हैं कि मैं, हैरी, उन्हें छूं। लेकिन मेरा मूड नहीं होता। रूम में कोई नहीं बोला, लेकिन भीड़ के पीछे छुपी एक लड़की ने चुपके से पार्थ का फोन उठाया। उसने टाइप किया, फुलर गोल्डन सैंड्स प्राइवेट रूम नंबर 47 में खतरा, और रैंडमली किसी को सेंड कर दिया। फिर फोन वापस उसी जगह फेंक दिया। पार्थ थोड़ा होश में आया। गंजे को देखकर बोला, हैरी, हैन्ना, मैं लूसी की ओर से माफी मांगता हूं। बताओ कितने पैसे चाहिए? उसे छोड़ दो। अब उसे सिचुएशन समझ आ रही थी। उनके साइड में ज्यादा लोग थे, लेकिन ज्यादातर लड़कियां। अगर फाइट हुई तो उनका नुकसान ज्यादा होगा। और ये भी शक था कि पार्थ के अलावा कोई लड़ेगा भी या नहीं। सब डर के मारे पीले पड़ गए थे। तू इस लड़की का बॉयफ्रेंड है? गंजे ने पूछा। हाँ, पार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, तू समझदार लगता है। 1 लाख रुपए दे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना ये लड़की तो हॉट है, इसके साथ थोड़ा मजा कर लूं। गंजा हंसते हुए बोला, पीयूष, मुझे बचा। लूसी रोते हुए चिल्लाई। गंजा उसके बाल खींचे हुए था और बार बार उसका फायदा उठा रहा था। हैरी, 1 लाख ज्यादा है। हम स्टूडेंट्स हैं, इतने पैसे नहीं हैं। 1 लाख दूंगा अगर तुम लूसी को छोड़ दो। 1 लाख?
हमें भिखारी समझा है क्या? गंजा आंखें सिकुड़कर पार्थ को देखते हुए बोला। मेरे पास बस इतना ही है। प्लीज हमें छोड़ दो। पार्थ के पास सचमुच सिर्फ 1 लाख था। वो रईस था, लेकिन उसके माता पिता का बिजनेस कोई एम्पायर नहीं था। वो बड़ा खर्चीला था, तो पैसे बचा नहीं पाता था। ये 1 लाख उसका अगले महीने का अलाउंस था, लेकिन लूसी को बचाने के लिए उसे देना ही था। ठीक है, 1 लाख दे। पहले पैसे ट्रांसफर कर, गंजा बोला। उसे नहीं पता था कि आजकल स्टूडेंट्स इतने अमीर होते हैं। उसने तो बस यूं ही 1 लाख मांगा था, सोचा था 10,000 भी मिल जाए तो ठीक। लेकिन 1 लाख, इतने में तो वो महीनों मौज कर सकता था। पार्थ ने राहत की सांस ली। गंजा मान गया, बस 1 लाख की बात थी। वो अपने माता पिता से कोई बहाना बनाकर और पैसे मांग लेगा। वो फोन उठाकर ट्रांसफर करने ही वाला था कि लूसी की चीख सुनाई दी। आह, हरामी, रुक। पार्थ ने देखा तो गुस्से से लाल हो गया। उसने एक वाइन बॉटल उठाए और गंजे के सिर पर दे मारी। दरअसल जब पार्थ फोन लेने गया, गंजे ने लूसी के बाल एक हाथ से पकड़े रखे और दूसरे हाथ से उसका शरीर टटोलना शुरू कर दिया। गंजे का सिर खून से लथपथ हो गया। उसने लूसी को छोड़ दिया और सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। काले कपड़ों वाले फटाफट रिएक्ट हुए और पार्थ को दबोच लिया। पीयू के स्टूडेंट्स इतने डरे हुए थे कि हिल भी नहीं रहे थे। उन्हें ऐसी सिचुएशन का कोई अनुभव नहीं था। लूसी भी शॉक्ड थी, लेकिन पार्थ की हिम्मत देखकर उसे गर्व हुआ। पार्थ को काले कपड़ों वालों ने दबोच रखा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। लूसी मदद करना चाहती थी, लेकिन गंजा, जो अब होश में आ चुका था, ने उसे फिर से पकड़ लिया। गंजा अब डरावना लग रहा था। चेहरा खून से सना हुआ, भयानक। लड़के, तू बहुत हिम्मत वाला है। मैं, हैरी, सालों से हर्ष नगर में हूं, लेकिन तू पहला है जिसने मेरे सिर पर मारा। अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरी इज्जत कैसे बचेगी? इसका सिर ऊपर करो। अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ा जाना पसंद नहीं ना? अब खुली आंखों से देख, मैं इससे कैसे छेड़ता हूं। एक काले कपड़ों वाले ने पार्थ के बाल पकड़कर उसका सिर गंजे की ओर खींचा। गंजा लूसी को अपनी बाहों में लेने लगा और उसे टटोलने लगा। लूसी ने विरोध किया, लेकिन गंजे ने उसे थप्पड़ मारकर चक्कर खाने पर मजबूर कर दिया। लूसी अब हिम्मत हार चुकी थी और गंजे को करने दे रही थी। रुक, रुक, मैं पैसे दूंगा। 1 लाख। पार्थ टूट चुका था। वो छटपटाया, लेकिन काले कपड़ों वालों ने उसे हिलने नहीं दिया। वो बस गंजे को लूसी को छेड़ते हुए देख सकता था। गंजे ने पार्थ को इग्नोर किया और लूसी को टटोलता रहा। पहले वॉशरूम में जब वो लूसी से मिला तो शराब के नशे में उसने उसे छेड़ा था। ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुका था और हैरी के स्टेटस की वजह से छेड़ी गई लड़कियां चुप रहती थीं। लेकिन आज लूसी ने उसे थप्पड़ मार दिया, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ यहां तक चला आया। गंजा अब लूसी के लाल होठों को किस करने वाला था, क्योंकि वो अब पूरी तरह से काबू में थी। आयान उस वक्त सोफे पर आधा लेटा हुआ फोन चला रहा था। अचानक उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया। चेक किया तो वो पार्थ का था। पार्थ, फुलर गोल्डन सैंड्स प्राइवेट रूम नंबर 47 में खतरा। आयान फटाफट खड़ा हो गया। पार्थ बिना वजह ऐसा मैसेज नहीं भेजेगा। उसने कॉल करना चाहा, लेकिन फिर सोचा, अगर पार्थ ने टेक्स्ट किया है तो शायद वो मुसीबत में है। उसने फैजल को कॉल किया और तुरंत निकलने को कहा। आयान फटाफट नीचे गया और फुलर गोल्डन सैंड्स की ओर ड्राइव करने लगा। रास्ते में फैजल से मिला और दोनों जल्दी से वहां पहुंचे। एक वेटर ने उन्हें प्राइवेट रूम नंबर 47 तक पहुंचाया। आयान ने दरवाजा खोला तो देखा एक खून से सना गंजा आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था। पार्थ को कई काले कपड़ों वालों ने जमीन पर दबोच रखा था और एक ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठा रखा था। पार्थ की आंखें गुस्से से लाल थीं। रूम के कोने में 20-30 जवान लोग खड़े थे। आयान के अंदर आने से सब हैरान हो गए। गंजे ने लूसी को छेड़ना बंद किया और आयान को देखकर चिल्लाया, तू कौन है? पता है कहां घुस आया? इतनी हिम्मत?
आयान को तब पता चला कि छेड़ी जा रही लड़की पार्थ की गर्लफ्रेंड लूसी है। ये आदमी तो साइको है जो पार्थ की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है और उसे देखने को मजबूर कर रहा है। आयान ने गंजे को जवाब देने की बजाय कहा, फैजल ये तुम्हारा है। हाँ मिस्टर रायजदा, फैजल ने जवाब दिया। तू हिम्मत करता है, इसे पकड़ो। गंजा चिल्लाया और एक वाइन बॉटल उठाकर फैजल की ओर दौड़ा। गंजा जैसे ही फैजल के पास पहुंचा, उसका शरीर कई मीटर पीछे उछल गया, इससे पहले कि वो बोतल उठा पाता। वो जमीन पर गिरकर चीखने लगा। आधे मिनट से भी कम में 7-8 काले कपड़ों वाले और गंजा सब जमीन पर पड़े चीख रहे थे। काले कपड़ों वालों के हटते ही पार्थ उठा, अपनी शर्ट उतारी और लूसी को ढक दिया। आयान पार्थ के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है पीयूष, मैं ठीक हूँ। थैंक्स आयान, बस ठीक हो ये काफी है। आयान गंजे के पास गया, उसके चेहरे पर पैर रखा, झुका और बोला, मेरे दोस्त को मारने और उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की हिम्मत। गंजे बताओ इसके लिए क्या करूं? आयान के पैर तले गंजा बड़बड़ाया, पंक तू मर गया। मैं मिस्टर नाथ के साथ हूं। तूने मुझे छुआ, अब हर्षनगर में तेरी कोई जगह नहीं। ओह इतना घमंड, फिर मैं देखना चाहता हूं कि ये मिस्टर नाथ कौन है। उठ और उससे बुला। आयान ने गंजे को छोड़ दिया। गंजा फटाफट उठा और फैजल को देखा, जो आयान के पीछे खड़ा था। उसे डर लगा क्योंकि ये आदमी बहुत ताकतवर था। जल्दी, आयान ने कहा। गंजा कांपते हुए फोन निकाला और कॉल किया। उसने फोन पर बताया कि फुलर गोल्डन सैंड्स में कोई प्रॉब्लम कर रहा है और उसे पीटा गया है। उसने कहा कि लोग लेकर आए, क्योंकि प्रॉब्लम करने वाले ताकतवर हैं। आयान को परवाह नहीं थी कि गंजा क्या बोल रहा है, बस वो लोग आए। लड़के, मिस्टर नाथ जल्दी आएंगे और तू मर जाएगा। गंजा फिर से बोल्ड हो गया। देखते हैं कौन मरता है। चलो लॉबी में इंतजार करते हैं। आयान लॉबी में चला गया। फैजल गंजे को घसीटते हुए नीचे ले गया। फुलर गोल्डन सैंड्स की लॉबी, आयान लॉबी के बीच में बैठा था। उसके पैरों तले गंजा और पीछे फैजल खड़ा। आसपास दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे। मैनेजर भीड़ में खड़ा फैजल को देखकर हैरान था। इतने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने अकेले ढेर कर दिया था। लॉबी में ढेर सारे लोग उन्हें देख रहे थे। पीयू के 20-30 स्टूडेंट्स भी थे, जिनमें पार्थ और लूसी भी शामिल थे। सब आयान को क्यूरियसली देख रहे थे। आयान की उंगली में एससीसी की हाई टियर मेंबरशिप रिंग चमक रही थी। इस टियर के साथ उसने हर्षनगर के सारे एससीसी मेंबर्स को फुलर गोल्डन सैंड्स बुलाया। ये हाई टियर मेंबर्स का खास अधिकार था। इंटरमीडिएट या जूनियर मेंबर्स इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हाई टियर मेंबर्स ही। किसी ने पहले कभी नहीं देखा था कि हर्षनगर के सारे एससीसी मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होने पर क्या इम्पैक्ट होगा। क्या मिस्टर नाथ इसका सामना कर पाएंगे? देवेश नाथ, जिसे लोग देवेश कहते थे, ने 10 साल पहले अपनी आयरन फिस्ट से हर्षनगर में नाम कमाया था। उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां थीं, इसलिए लोग उसे 6 कहते थे। वक्त के साथ 6 की फेम बढ़ती गई। उसने अपनी आयरन फिस्ट से हर्षनगर की अंडरग्राउंड फोर्सेज को लगभग इंटीग्रेट कर लिया था। लोग उसे मिस्टर नाथ कहने लगे और अब हर्षनगर में बहुत कम लोग उसे 6 कहते थे। आज उसे अपने गुर्गे हैरी का कॉल आया, जिसने बताया कि फुलर गोल्डन सैंड्स में कोई प्रॉब्लम कर रहा है। मेरी टेरिटरी में प्रॉब्लम, और हैरी को पीटा। ये कोई नया लड़का होगा। हैरी भले ही उसका राइट हैंड मैन नहीं था, लेकिन उसके साथ दर्जन भर लोग थे। जो उसे हरा सकता है, वो कमजोर नहीं होगा। देवेश 100 से ज्यादा आदमियों के साथ फुलर गोल्डन सैंड्स की ओर निकला। कई सालों बाद उसे खुद किसी चीज से डील करना पड़ रहा था। अगर वो अब एक्टिव नहीं हुआ, तो उसका शरीर जंग खा जाएगा। वो जल्दी ही फुलर गोल्डन सैंड्स के एंट्रेंस पर पहुंचे। देवेश आगे और उसके पीछे 100 से ज्यादा लोग लॉबी में घुसे तो देवेश ठिठक गया। लॉबी के बीच में एक जवान लड़का बैठा था।
उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके पैरों तले हैरी पड़ा था, जिसने उसे फोन किया था। दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे। आसपास सैकड़ों गेस्ट्स उन्हें देख रहे थे। कई सालों में ऐसा नहीं हुआ था। देवेश को इस तरह बेइज्जत नहीं किया गया था। ये बेइज्जती से भी बढ़कर था। ये तो उसके ऊपर चढ़ने जैसा था। इतने लोगों के सामने अगर आज उसने इसे हैंडल नहीं किया तो हर्षनगर में उसकी इज्जत कैसे बचेगी। देवेश आगे बढ़ा। वो आयान से 7-8 मीटर दूर रुका। उसके पीछे 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। लॉबी में मौजूद कुछ लोग डर के मारे भागने लगे। कुछ बहादुर लोग लॉबी के किनारे खड़े रहे। 2 लोग बनाम 100 से ज्यादा। भले ही फैजल ने जबरदस्त मार्शल आर्ट्स दिखाया था, लेकिन कोई भी उनके जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा था। पार्थ ने लूसी से कुछ फुसफुसाया और लॉबी के बीच में जाकर आयान के पीछे खड़ा हो गया। लूसी ने पार्थ को रोकना चाहा, लेकिन फिर याद आया कि आयान उनकी वजह से इस मुसीबत में पड़ा है। उसने हाथ खींच लिया और नर्वस होकर उन्हें देखने लगी। आयान उनके लिए मुसीबत में पड़ा था और पार्थ चुपचाप नहीं रह सकता था। जवान लड़के, इतना जल्दबाजी मत करो। कुछ चीजों के कंसिक्वेंसेस होते हैं, देवेश ने आयान को देखकर कहा। मिस्टर नाथ, बचाओ, हैरी चिल्लाया, जिसे आयान ने पैरों तले दबा रखा था। तू इसका मालिक है। तुझे पता है तेरा ये पेट रैंडमली लोगों को काट रहा है। आयान ने हैरी पर पैर रखते हुए कहा, मेरा पेट अगर किसी को काटे तो मैं खुद उसे हैंडल करूंगा। जो भी उसे छुएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। बड़ा एटीट्यूड है मिस्टर नाथ। तूने तो पूछा भी नहीं कि क्यों। मैंने आज ना सिर्फ उसे छुआ बल्कि पैरों से कुचला। अब तू मेरा क्या करेगा? क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता? तूने मेरे आदमी को छुआ और अब तू इस लॉबी से नहीं निकल सकता। देख मैं तेरा क्या करता हूं। देवेश आयान की ओर दौड़ा। देवेश नाथ की आयरन फिस्ट्स यूं ही मशहूर नहीं थी। भले ही उसने सालों से किसी से फाइट नहीं की थी, लेकिन वो रोज प्रैक्टिस करता था। पीक पर तो नहीं, पर उसकी ताकत अब भी कमाल थी। आज उसे आयान और उसके गैंग को निर्णायक तरीके से हराना था, वरना हर्षनगर में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही देवेश ने कदम बढ़ाया, फैजल, जो आयान के पीछे खड़ा था, तुरंत हरकत में आ गया। वो आयान के सामने से तेजी से निकला और देवेश की आयरन फिस्ट्स का सामना करने के लिए तैयार हो गया। देवेश सिर्फ 7-8 मीटर दूर था और आयान को पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो फैजल था, जो अभी तक आयान के पीछे खड़ा था। क्या स्पीड थी! देवेश हैरान रह गया। वो आयान से इतना करीब था, सीधी लाइन में। उसने अचानक हमला किया, फिर भी फैजल ने उसे पकड़ लिया। ये तो प्रो है। देवेश डरा नहीं। आखिर वो हर्षनगर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, जिसने ढेर सारे एक्सपर्ट्स को हराकर ये ताज हासिल किया था। एक सेकंड बाद उसने फैजल पर मुक्का चला दिया। फैजल ने साइड में टर्न किया, झुका और मन में सोचा, कैनन फिस्ट्स। फिर उसने जवाबी मुक्का मारा। दोनों के मुंह के हवा में टकराए। फिर वो अलग हुए। फैजल ने एक छोटा सा कदम पीछे लिया और खुद को संभाला। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। देवेश 7-8 कदम पीछे हटकर रुका। वो और भी ज्यादा शॉक्ड था। फैजल ने सिर्फ एक छोटा सा कदम पीछे लिया था। ये आदमी कितना ताकतवर है। देवेश ने माना कि हर्षनगर में कुछ हिडन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को छोड़कर बाकी कोई उसके लिए चुनौती नहीं था, लेकिन इस शख्स ने उसकी आयरन फिस्ट्स को ब्लॉक कर दिया और उसे 7-8 मीटर पीछे धकेल दिया। इतना ही नहीं, उसे लगा कि उसके दाहिने हाथ की कम से कम 3 उंगलियों की हड्डियां टूट गई हैं। ये दोनों कोई आम लोग नहीं हैं। शायद किसी बड़े खानदान से हैं, लेकिन लोकल नहीं। हर्षनगर के अंडरवर्ल्ड का किंग होने के नाते देवेश लोकल बड़े खानदानों को जानता था। उसने उनके कुछ वारिसों से भी मुलाकात की थी, लेकिन ये लोग उनमें से नहीं थे। तो ये कोई बाहर से आए ताकतवर मेहमान हैं, लेकिन ये उसकी टेरिटरी थी, तो इन्हें पीछे हटना ही होगा।
बड़े खानदान से हो तो क्या, उसके पीछे भी लोग थे, वरना वो यहां तक नहीं पहुंचता। देवेश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि टक्कर के बाद उसे पता था कि वो फैजल से नहीं जीत सकता। तू अच्छा है, लेकिन दो मुंह के चार से नहीं जीत सकते, और तुझे अपने मालिक की भी रक्षा करनी है। देखता हूं तू कैसे हैंडल करता है। देवेश जैसे ही आयान को नंबर गेम से हराने की सोच रहा था, फैजल अचानक तेजी से उसकी साइड में आ गया। इससे पहले कि देवेश कुछ समझ पाता, एक लोहे की पकड़ ने उसका गला दबोच लिया। देवेश सिर्फ एक शब्द बोल पाया, फिर फैजल ने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वो और कुछ नहीं बोल सका। वो बस सामने खड़े शख्स को डरी हुई आंखों से देखता रहा। मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ, उसके गुर्गे आगे आना चाहते थे, लेकिन देवेश ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। अगर सामने वाला शख्स जरा सा जोर लगाए तो देवेश का आज खेल खत्म। आयान उठा, देवेश के पास गया और बोला, मिस्टर नाथ, है ना? तेरा पेट किसी को काटता है और तू पीड़ित का हाथ तोड़ना चाहता है। ये हक तुझे किसने दिया? पीछे खड़े 100 से ज्यादा लोग, या तेरी वो मार्शल आर्ट स्किल्स जो तुझे लगता है बहुत कमाल की है? तभी लॉबी के बाहर से मशीन जैसी तेज आवाज गूंजी। हर्षनगर का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर होने के नाते फुलर गोल्डन सैंड्स की लॉबी बहुत बड़ी थी। ये तेज आवाजें गूंज रही थीं और फिर एक कस्टम एस्टन मार्टिन लॉबी के सामने रुकी। फिर दूसरी, तीसरी, आखिर में 12 लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स लॉबी के सामने खड़ी थीं। हर एक की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए। 12 लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स की एंट्री ने ऑनलुकर्स को हैरान कर दिया। एक कार भी रेयर थी, लेकिन आज 12 आ गईं। पहली कार से चिराग सिंह निकला। वो हर्षनगर की सबसे रईस फैमिली सिंह फैमिली का बड़ा वारिस था। वो हर्षनगर एससीसी का हेड भी था और एससीसी का हाई टियर मेंबर। उसके स्टेटस के साथ उसे यहां आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले उसे हेडक्वार्टर से नोटिस मिला था कि हर्षनगर में एससीसी का दूसरा हाई टियर मेंबर आया है। हर्षनगर एससीसी के हेड के तौर पर वो उससे मिलना चाहता था। आयान ने आज हाई टियर मेंबर समन्स भेजा तो वो चला आया। 12 कारों से 12 लोग उतरे, 10 मर्द और 2 औरतें, ज्यादातर 20-30 साल के। ये लोग हर्षनगर की आधी ताकत रिप्रेजेंट करते थे। आम लोग शायद इन्हें ना जानते हों, लेकिन जो लोग सही लेवल पर थे वो जानते थे कि ये कितने खतरनाक हैं। आम लोगों की नजर में देवेश नाथ, हर्षनगर का अंडरवर्ल्ड किंग, बहुत बड़ा शख्स था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि देवेश बस कुछ लोगों का मोहरा था, जो अटेंशन लेने के लिए आगे रखा गया था। असली बड़े लोग बैकग्राउंड में छुपे रहते थे। चिराग जल्दी ही अपने ग्रुप को लेकर आयान के पास पहुंचा। सबकी सांसें थम गईं, जैसे उन्हें अंदाजा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आयान, मुझ पर एक एहसान करेगा? चिराग ने आयान के पास पहुंचकर पूछा। लोगों को जिस हंगामे की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। आयान ने चिराग को देखा। ये शायद हर्षनगर एससीसी का इकलौता हाई टियर मेंबर है और एससीसी का बॉस भी। शायद यही वो शख्स है जिसने मुझे चैंपियन हॉस्पिटल के लिए कांटेक्ट दिया था, फैजल की मां की सर्जरी के लिए। फैजल, आयान ने चिल्लाया। फैजल ने तुरंत देवेश का गला छोड़ दिया। छूटते ही देवेश ने कई गहरी सांसें ली और चिराग को रिस्पेक्टफुली चिल्लाकर बोला, मिस्टर सिंह। लॉबी में सन्नाटे के बीच एक तेज आवाज गूंजी जिसने सबको चौंका दिया। जल्दी आयान से माफी मांग। चिराग ने देवेश को थप्पड़ मारकर कहा। मिस्टर सिंह, मैं। चिराग ने फिर से देवेश के मुंह पर थप्पड़ मारा। 2 थप्पड़ खाने के बाद देवेश को होश आया। चिराग कौन था? हर्षनगर की सबसे ताकतवर फैमिली सिंह फैमिली का बड़ा वारिस। वो हर्षनगर का अंडरवर्ल्ड किंग सिर्फ सिंह फैमिली की सपोर्ट की वजह से बना था। सीधे शब्दों में, वो सिंह फैमिली का गुर्गा था जिसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए आगे रखा गया था। जो शख्स मिस्टर सिंह को फर्स्ट नेम बेसिस पर बुलाता था, वो कम से कम उनके लेवल का तो होगा ही। लगता था आज उसने किसी बड़े शख्स को गलती से छेड़ लिया।
वो तुरंत आयान से रिस्पेक्टफुली बोला, मिस्टर रायजदा, सॉरी, मैं नासमझ था और मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बड़ा आदमी जानता है कब झुकना है। देवेश आज वहां तक पहुंचा था तो कोई वजह थी। 40 साल का आदमी 20 साल के लड़के से इतने लोगों के सामने माफी मांग रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी और सब जानते थे कि ये अधेड़ उम्र का आदमी हर्षनगर के अंडरवर्ल्ड का सरगना था। आयान ने देवेश को इग्नोर किया और चिराग से बोला, तुमने कहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूं। तू बड़ा दिल वाला है आयान। जल्दी आयान को थैंक यू बोल। थैंक यू मिस्टर रायजदा। थैंक यू मिस्टर रायजदा। देवेश ने फटाफट कहा। चल आयान, कहीं बैठकर ड्रिंक करते हैं। चलो चिराग। दोनों ऊपर की ओर बढ़े, उनके पीछे हर्षनगर एससीसी के मेंबर्स। आयान ने पार्थ के कंधे पर थपकी दी और उसे पहले घर जाने को कहा। फुलर गोल्डन सैंड्स का मैनेजर फटाफट आगे बढ़ा और रास्ता दिखाने लगा और यूं वो ग्रुप चला गया। सैकड़ों ऑनलुकर्स और देवेश के 100 से ज्यादा गुर्गे हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे वो सपने में हैं। बस इतना। जिस हंगामे की उम्मीद थी वो कहा। मिस्टर नाथ, जो हर्षनगर के अंडरवर्ल्ड का किंग था, उसे 2 थप्पड़ पड़े और उसे माफी मांगनी पड़ी। कई लोग देवेश को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था तू हर्षनगर का बॉस नहीं है। इतना लूजर क्यों? मार खाकर माफी मांग रहा है। कुछ लोग जो सच जानते थे वो छोड़कर बाकी सब के लिए ये दिमाग हिला देने वाला था। हैरी जमीन पर पड़ा था, बेहोशी का नाटक कर रहा था ताकि वो उठ ना सके। उसे डर था कि देवेश उसे फाड़ देगा। अगर वो ना होता तो देवेश को आज इतनी बेइज्जती ना होती। शायद जल्दी ही आज की खबर पूरे हर्षनगर में फैल जाएगी। हर्षनगर का अंडरवर्ल्ड किंग देवेश नाथ अब लोगों के मजाक का पात्र बन जाएगा। बेशक लोग उसकी पीठ पीछे ही बात करेंगे। लूसी और उसके क्लासमेट्स ने आयान की जाती हुई फिगर को देखा और सब कुछ अनरियल लगा। वो पार्थ से पूछना चाहते थे कि आयान कौन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे। पार्थ भी हैरान था। आयान और वो यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन के वक्त रूममेट्स थे। 4 रूममेट्स में वो सबसे क्लोज थे। उसे नहीं पता था कि आयान की इतनी खतरनाक पहचान है। उसे मौका ढूंढकर आयान से इस बारे में पूछना होगा। भीड़ में रोशनी और आरती ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में पछतावा था। अगर वो लूसी के साथ पार्थ के साथ हैंग आउट करने गई होती तो आज वो हर्षनगर में कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने एक ऐसे बड़े शख्स को इग्नोर किया जिसका वो सिर्फ सपना देख सकती थी। जिंदगी कभी कभी ऐसी होती है। एक मौका चूक गया तो फिर मौका नहीं मिलता। फुलर गोल्डन सैंड्स का प्रीमियम प्राइवेट रूम। 2 जवान लोग बातें कर रहे थे। हावर्ड, सालों की मेहनत के लिए थैंक्स। मिस्टर शेट्टी, आप बहुत विनम्र हैं। आपके लिए काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। जब तू कैपिटल सिटी वापस जाएगा तो मैं तुझे डिनर ट्रीट करूंगा। थैंक यू मिस्टर शेट्टी, हावर्ड ने उत्साह से कहा। मिस्टर शेट्टी से डिनर का न्योता बहुत कम लोगों को मिलता था। ये उसके लिए बड़ा सम्मान था। वैसे लूना कैसी है? मिस लूना अच्छी हैं मिस्टर शेट्टी। नॉक नॉक। बातचीत के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। एक 40 साल का आदमी अंदर आया। मिस्टर शेट्टी, अभी नीचे दर्जन भर एससीसी मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। ओह, पता है क्यों? सुना है एक हाई टियर मेंबर ने समन्स यूज किया। चिराग, नहीं, हर्षनगर में एक और हाई टियर मेंबर है। फिक्र मत कर, एससीसी बस कुछ शोर मचाने वाले लोग हैं। कुछ कोर मेंबर्स और हाई टियर मेंबर्स को छोड़कर बाकी कुछ नहीं। हाँ सर। वो आदमी रूम से चला गया। हावर्ड, हर्षनगर के इस नए एससीसी हाई टियर मेंबर के बारे में पता कर। हाँ मिस्टर शेट्टी। आयान और चिराग को फुलर गोल्डन सैंड्स के मैनेजर ने टॉप फ्लोर के लग्जरी प्राइवेट रूम में ले गया। हर्षनगर का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर होने के नाते ये जगह सिर्फ मस्ती के लिए नहीं थी, बल्कि गेस्ट्स के लिए बिजनेस टॉक करने की शांत जगह भी थी। आयान, मैं तुझे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ।
ये हर्षनगर एससीसी के मेंबर्स हैं। ये मेरी बहन स्नेहा, ये वर्तिका, ये चिराग ने एक एक करके हर्षनगर एससीसी के मेंबर्स को आयान से मिलवाया। आयान की मेंटल पावर मैक्सिमम थी, तो वो सबको एक बार में याद कर लिया। यहाँ मौजूद 12 लोग हर्षनगर एससीसी के सारे मेंबर्स नहीं थे। बाकी 3 लोग हर्षनगर में नहीं थे, तो नहीं आ सके। आयान ने मौजूद लोगों को स्कैन किया। स्नेहा की ड्रेसिंग बिल्कुल बिगवेल टीनेजर जैसी थी। उम्र शायद 17-18। वर्तिका उसकी उम्र की लग रही थी, लेकिन उसने भी हैवी मेकअप कर रखा था। क्या इन रईस घरानों के बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता? ऐसे कपड़े पहनकर कौन सा स्कूल इन्हें एक्सेप्ट करेगा? उसे नहीं पता था कि स्कूल सिंह फैमिली का था, तो स्नेहा को कौन कंट्रोल करेगा? आयान, तू हर्षनगर में क्या करता है? पहले तुझे यहाँ नहीं देखा। चिराग ने पूछा। ये सुनकर सबने कान खड़े कर लिए। आखिर हाई टियर मेंबर बनना कोई आसान बात नहीं थी, और कोई 10 अरब रुपये सीधे खर्च करके हाई टियर मेंबर बनने की सोचेगा भी नहीं। एससीसी के बनने के बाद से ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था। सिर्फ 2-3 लोग 1 अरब खर्च करके मिडिल टियर मेंबर बने थे। यहाँ मौजूद लोगों में से बहुत कम लोग 10 अरब कैश निकाल सकते थे। 10 अरब से वो ढेर सारी चीजें कर सकते थे। कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे या बिल्डिंग। हाई टियर मेंबरशिप से बस दिखावा ही तो कर सकते हैं। जब तक उनके पास इतना पैसा ना हो कि उन्हें समझ ना आए कि उसका क्या करें, कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर आयान अचानक हर्षनगर आया और उसका हाई टियर मेंबर स्टेटस था, तो इसका मतलब उसके पीछे बहुत ताकतवर लोग थे। ऐसे में अगर हर्षनगर की दूसरी ताकतें मना करती तो उनका रिशफल हो सकता था। इसलिए सब ध्यान से सुन रहे थे। हर्षनगर में ढेर सारे फायदे थे, और अगर कोई अचानक आकर उसमें हिस्सा लेना चाहे तो बाकियों का हिस्सा कम हो जाएगा। चिराग भी यही सोच रहा था। आयान से पहले वो हर्षनगर एससीसी का इकलौता हाई टियर मेंबर था, और सिंह फैमिली का बड़ा बेटा, जो हर्षनगर की सबसे ताकतवर फैमिली थी। अगर आयान सचमुच अचानक हर्षनगर आया और यहाँ रुकने का प्लान बना रहा था, तो चिराग को उसका बैकग्राउंड चेक करना होगा। एससीसी के हाई टियर मेंबर्स कोई आसान लोग नहीं होते। अज्ञात चीजें सबसे डरावनी होती हैं। चिराग, मैं हर्षनगर में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। अगर तुम लोगों को फंड्स चाहिए तो मुझसे मिल सकते हो। मैं सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट में कभी हिस्सा नहीं लूंगा, आयान ने जवाब दिया। सिर्फ शेयर्स रखेगा, मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेगा। सबके दिमाग में हलचल मच गई। ये तो फ्री का पैसा है। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज भी होती है। किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है? शायद हम कोलैबोरेट कर सकें। चिराग ने उत्साह से पूछा। कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा, मैं ज्यादा चूजी नहीं हूं। फिर तो हमें टाइम निकालकर अच्छे से बात करनी चाहिए। आयान को कई फॉलोइंग रिक्वेस्ट्स मिली। वो पैसा दे रहा था, तो कोई मना क्यों करेगा? कोई ये शक नहीं करेगा कि आयान में ये काबिलियत नहीं है। आखिर एससीसी में हाई टियर मेंबर बनना आसान नहीं। लेकिन कुछ लोगों को शक भी था। क्या आयान पहले पैसा देकर उनकी गुड बुक में आना चाहता है और फिर अपने मकसद पूरे करना चाहता है? इस केस में उन्हें सोचना होगा कि आयान के साथ काम करना है या नहीं। असल में आयान बस पैसा जल्दी से खर्च करना चाहता था। वो ज्यादा लेविश पॉइंट्स बचाना चाहता था, ताकि सुपर रिच सिस्टम में कोई नई फंक्शंस देख सके। तभी आयान ने कहा, फिक्र मत करो, मेरा हर्षनगर में आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही मैं तुम लोगों के फायदे छीनना चाहता हूं। मैं बस तुम्हें पैसा देना चाहता हूं। अगर तुम्हें फिक्र है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो। मैं कितने भी शेयर्स रखूं, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा। आयान, तू तो मजाक करता है, चिराग ने अजीब सा मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिमाग में पहले ऐसा ही ख्याल था। आयान मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसकी मेंटल पावर मैक्सिमम थी, तो ना सिर्फ उसकी सेंसेस बढ़ी थी, बल्कि उसकी आईक्यू भी तेज हो गई थी।
वो इन लोगों के डर को भांप सकता था, इसलिए उसने साफ कर दिया ताकि सब निश्चिंत हो जाएं। उसे नहीं लगता था कि वो पैसा दे रहा है तो कोई मना करेगा। जब तूने ऐसा कहा तो मैं नखरे नहीं करूंगा। हर्षनगर कई सालों से स्टेबल है और मैं फिर से कोई हंगामा नहीं चाहता। उम्मीद है तू समझेगा आयान। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा। हर्षनगर में नहीं घुसूंगा तो तुम निश्चिंत रहो। अगर फंड्स चाहिए तो मुझसे कभी भी मिल सकते हो। ठीक है, तू इतना साफ बोल रहा है तो मैं हर्षनगर एससीसी के सारे मेंबर्स की ओर से तेरा वेलकम करता हूं। उम्मीद है भविष्य में हमारे पास और कोलैबोरेशन के मौके होंगे। इसके बाद सब खुश थे। जिनके पास प्रोजेक्ट्स थे लेकिन फंड्स की कमी थी, वो आयान से इंट्रोड्यूस करने लगे। जैसा आयान ने कहा, कोई फ्री का पैसा ठुकराएगा नहीं। वहीं आयान बस पैसा खर्च करके लेविश पॉइंट्स कमाना चाहता था। सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तभी फैजल ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। उसने आयान के कान में कुछ फुसफुसाया। आयान का माथा सिकुड़ा। उसने चिराग से कहा, चिराग, फैजल ने बताया कि बगल के प्राइवेट रूम में कुछ मास्टर्स हैं। मास्टर्स? किस तरह के मास्टर्स? चिराग ने पूछा। ऐसे मास्टर्स जिन्हें फैजल भी शायद हरा ना सके। कम से कम वो फैजल से कमजोर नहीं है, आयान ने जवाब दिया। ओह! चिराग चौंक गया और फैजल को देखा जो आयान के पीछे खड़ा था। पहली बार उसे देखते ही चिराग को उससे भारी प्रेशर महसूस हुआ था। उसने देवेश नाथ को आसानी से हरा दिया था, तो उसकी ताकत चिराग के घर के 2 अंकल से कम नहीं होगी। इसलिए उसे तुरंत लगा था कि आयान शायद किसी बड़े खानदान का पहला शख्स है जो हर्षनगर में नया प्रोजेक्ट शुरू करने आया है। लेकिन अब आयान ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो हर्षनगर में घुसने नहीं जा रहा। और अब ऐसा मास्टर सामने आ गया। हर्षनगर में कब से ऐसे लेवल के मास्टर्स की भरमार हो गई। चिराग को लगा कि उसे चेक करना चाहिए। अगर इतने लेवल का मास्टर हर्षनगर में छुपा है तो वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसे उसकी ओरिजिन पता करनी होगी। आखिर हर्षनगर सिंह फैमिली की टेरिटरी थी। चल आयान, चलकर मिलते हैं। चिराग सबसे पहले बाहर निकला। उसने स्नेहा को एक इशारा किया। ग्रुप बगल के प्राइवेट रूम के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें रोक लिया। फैजल सीधे सामने खड़ा हो गया और उस आदमी का सामना करने लगा। दोनों से निकलने वाली ऑरा ने एससीसी मेंबर्स को दबा दिया, सिर्फ चिराग और आयान को छोड़कर। चिराग ने दरवाजे की ओर चिल्लाया, कौन से मास्टर हर्षनगर आए हैं? मुझे मौका दीजिए, मैं होस्ट बनूं। जल्दी ही अंदर से आवाज आई, मैक, उन्हें अंदर आने दे। मैक नाम का आदमी दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। चिराग और बाकी लोग उसके पीछे। उन्होंने देखा रूम में 2 जवान लोग बैठे थे। आयान ने देखा उनमें से एक था हार्वर्ड पीयू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का। दूसरा शख्स जो हार्वर्ड से कुछ साल बड़ा लग रहा था, उसे आयान नहीं जानता था। मैक उस शख्स के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आपका नाम क्या है? हर्षनगर में क्या कर रहे हैं? चिराग ने पूछा। मुझे तुम्हें अपना नाम या अपनी मंजिल बताने की जरूरत है, मिस्टर सिंह। उस शख्स ने चिराग को जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। तुम कहीं और जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर्षनगर में हो तो मुझे जानना होगा। क्या गजब का रौब है, मिस्टर सिंह। ठीक है, ध्यान से सुनो। वो जवान शख्स उठा, चिराग के सामने आया और धीरे धीरे हर शब्द बोलते हुए कहा, मैं हूं जय शेट्टी, कैपिटल सिटी की शेट्टी फैमिली से। कैपिटल सिटी की शेट्टी फैमिली से जय शेट्टी। चिराग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कमजोर आवाज में पूछा, जय शेट्टी कैपिटल सिटी के टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक। चिराग के पीछे एससीसी मेंबर्स ने जब सुना कि ये जय शेट्टी है, टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक, सब हैरानी से चिराग के सामने खड़े शख्स को देखने लगे। कैपिटल सिटी टी फैक्शन और शिमला एससीसी पुराने दुश्मन थे।
शिमला एससीसी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि कैपिटल सिटी टी फैक्शन का साउथ में विस्तार रोका जाए। दोनों ताकतें आग और पानी की तरह थीं। कैपिटल सिटी टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स लेजेंडरी फिगर्स थे। एससीसी को उम्मीद नहीं थी कि वो उनके सामने होंगे। ओह, लगता है मिस्टर सिंह मुझे जानते हैं। मुझे लगा था कि कैपिटल सिटी टी फैक्शन में तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं, जय ने कहा। जय, तुम टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक हो, लेकिन बिना बताए यहां आए। तुम्हारा मकसद क्या है? चिराग ने होश में आकर पूछा। वो सचमुच हैरान था। कैपिटल सिटी टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स, ये शिमला एससीसी के कोर मेंबर्स के लेवल के बराबर थे। लेकिन उसे डर नहीं था। ये ना सिर्फ एससीसी की टेरिटरी थी बल्कि सिंह फैमिली की भी। चाहे नॉर्थ में जय कितना भी ताकतवर हो, ये साउथ था, हर्षनगर था। यहां ड्रैगन भी आए तो चिराग के सामने झुकना पड़ेगा। मिस्टर सिंह, मुझे जहां जाना है वहां जाने के लिए तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तुम इसके लायक नहीं हो। और अगर मेरा कोई गलत मकसद होता तो क्या मैं सिर्फ एक आदमी लाता? जय चिराग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। आखिर ये उसकी टेरिटरी थी और वो सिर्फ एक आदमी लाया था। इसलिए उसने आखिर में ये एक्सप्लेनेशन जोड़ा। वरना कैपिटल सिटी टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक होने के नाते वो चिराग से इतना नहीं बोलता। चिराग का स्टेटस इतना ऊंचा नहीं था। वो यहां इसलिए आया था क्योंकि वो नॉर्थ यमुना प्रोविंस में बिजनेस कर रहा था। रास्ते में वो हावर्ड से लूना के बारे में पूछने रुका और अचानक इन लोगों से टकरा गया। वरना वो शायद चला गया होता। लूना शोरोन्स की तीसरी बेटी थी, जो एक हिडन रईस खानदान था। शोरोन्स और शेटीज दोनों चाहते थे कि जय और लूना डेट करें और फिर दोनों खानदानों की शादी हो। लूना यमुना प्रोविंस में यूनिवर्सिटी के लिए आई थी और हार्वर्ड को जय ने भेजा था ताकि वो लूना पर नजर रखे और उसके आसपास के किसी भी पोटेंशियल सूटर्स को भगा दे। लूना जय की औरत थी और कोई उसे देख भी नहीं सकता था। जय, मुझे तुम्हारा मकसद नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से हर्षनगर छोड़ दो। वरना भले ही तुम टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक हो, मैं आज तुम्हारी ताकत आजमाना चाहूंगा, चिराग ने कहा। जय मुस्कुराया। उसे सालों बाद ऐसी धमकी मिली थी, वो भी एससीसी के एक हाई टियर मेंबर से। अगर वो अब चला गया तो टी फैक्शन में उसकी इज्जत कैसे बचेगी? और 8 महान फाइटर्स में से एक के तौर पर उसका रुतबा कैसे कायम रहेगा? वो चिराग को रिस्पेक्ट देना चाहता था ताकि ये अजीब सिचुएशन खत्म हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि चिराग उसे मौका नहीं देगा। अब और कुछ कहने को नहीं था। मिस्टर सिंह, मैंने तुम्हें काफी रिस्पेक्ट दी। अगर तुम मुझे ऐसे चैलेंज करोगे तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं। सिंह फैमिली क्या चीज है? बस एक छोटे शहर की छोटी सी फैमिली। मैं, जय शेट्टी, इसे कुछ नहीं समझता। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन आज मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। मैं देखना चाहता हूं कि कैपिटल सिटी टी फैक्शन के 8 लेजेंडरी फाइटर्स कितने ताकतवर हैं। चिराग ने 3 बार अच्छा कहा, अपने गुस्से को दिखाने के लिए। जय ने उसकी फैमिली को सीरियसली नहीं लिया। टी फैक्शन का महान फाइटर हो तो क्या, आज उसे सबक सिखाना ही होगा, वरना वो सिंह फैमिली को हल्के में लेगा। तभी स्नेहा सिंह फैमिली के 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आए। चिराग, स्नेहा ने चिल्लाया। मिस्टर सिंह, दोनों बॉडीगार्ड्स ने भी पुकारा। लोगों, प्लीज कुछ कीजिए। सिंह फैमिली का नाम ठीक कीजिए ताकि कुछ लोग हमें हल्के में ना लें और सोचे कि हमारी फैमिली में कोई काबिल नहीं है। हाँ मिस्टर सिंह, दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया। मैक, इनके साथ खेल, जय ने अपने पीछे खड़े अधेड़ आदमी से कहा। हाँ सर, मैक बोलकर जय के सामने आ गया। सिंह फैमिली के दोनों बॉडीगार्ड्स भी आगे बढ़े। बाकी सब पीछे हट गए ताकि उन्हें काफी स्पेस मिले। तीनों ने एक साथ अटैक किया। मुंह और पैर टकराए और हवा में छोटा सा धमाका हुआ जो इन तीनों की ताकत दिखा रहा था।
मैक ने अकेले सिंह फैमिली के दोनों बॉडीगार्ड्स के अटैक को रोका और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तीनों ने एक दूसरे पर मुक्के मारे, दो तेज आवाजें हुई। मैक वही खड़ा रहा, लेकिन सिंह फैमिली के दोनों बॉडीगार्ड्स कुछ मीटर पीछे लखड़ाए। कौन जीता, ये साफ था। चिराग साइड से देख रहा था और हैरान था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अटैक किया, फिर भी मैक से नहीं जीत सके। मैक, जल्दी खत्म कर, जय ने पीछे से कहा। हाँ सर, मैक ने जवाब दिया। सिंह फैमिली के दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में हैरानी थी। दोनों ने सिर हिलाया और एक साथ मैक पर दोनों तरफ से अटैक किया। एक ने मैक के ऊपरी हिस्से पर मुक्का मारा और दूसरे ने पैर से नीचे स्वीप किया। दोनों सालों से एक साथ काम कर रहे थे और उनका कॉम्बिनेशन अटैक अलग अलग अटैक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैक अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। जब दोनों उसके पास आए, उसने अचानक अपने पैरों से जोर लगाकर स्वीप अटैक को ब्लॉक किया। साथ ही उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को पूरी ताकत से बंद किया और दूसरे के मुंह के पर्दे मारा। सबने देखा, एक आदमी सीधे प्राइवेट रूम की दीवार से जा टकराया। फिर उसने मुंह से खून उगला। क्या ऑनलुकर्स डर गए? पहले जब वो मुंह बदल रहे थे तो बस पीछे लखड़ाए थे। अब ये आदमी उड़ कैसे गया? क्या मैक अपनी ताकत छुपा रहा था? दूसरे बॉडीगार्ड को उम्मीद नहीं थी कि मैक उसका स्वीप ब्लॉक करते हुए उसके पार्टनर को घायल कर देगा। लेकिन जब तक वो पीछे हटना चाहता, देर हो चुकी थी। मैक ने एक को उड़ाने के बाद पलटकर दूसरे पैर से दूसरे को किक मार दी। एक और तेज आवाज हुई और बचा हुआ बॉडीगार्ड कोने में जा गिरा। अगर उसने अपनी छाती को हाथों से न बचाया होता तो उसे भयानक चोट लगती। अब उसके दोनों हाथ टूट चुके थे। वीरेन, रॉक, चिराग और स्नेहा दोनों की ओर दौड़े और उन्हें उठाया। क्या तुम टाइगर रैंक के मास्टर हो? रॉक, जिसे चिराग ने उठाया, ने पूछा। मैक ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे जय के पास वापस चला गया। टाइगर रैंक का मास्टर? आयान चौंक गया। उसने पहली बार ये सुना था। आयान को छोड़कर मौजूद सारे एससीसी मेंबर्स हैरान थे। ये वो लेवल था जो आम लोग कभी नहीं छू सकते। कुछ लोग शायद ज्यादा नॉवेल्स या टीवी सीरियल्स देखकर सोचते हैं कि ये रैंकिंग्स बस बनावटी हैं और रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ग्लोबल अंडरग्राउंड कम्युनिटी में सिर्फ एक लिस्ट थी। जो इस लिस्ट में अपना नाम डाल सकता था वो दुनिया का टॉप मास्टर होता था। टाइगर रैंक उसमें से एक था। तो मिस्टर सिंह, क्या ख्याल है? तुम्हारी फैमिली का इकलौता मास्टर, ओल्ड मास्टर सिंह, इस साल 70 के हो गए, है ना? अगर वो चले गए तो क्या तुम्हारी फैमिली वैसी ही रहेगी जैसी अब है? जय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जय, सिंह फैमिली का क्या होगा ये तुम्हारी फिक्र नहीं। मैं, चिराग सिंह, कोई आसान टारगेट नहीं हूं। आज मैं तुमसे कुछ छुड़वा कर ही रहूंगा। चिराग ने एक गन निकाली और सामने वाले पर तान दी, लेकिन उसने गन जय के पीछे खड़े मैक पर तानी। वो सचमुच जय के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शेटीज कैपिटल सिटी की एक पुरानी और गहरी जड़ों वाली फैमिली थी। वो सिंह फैमिली से कंपेयर नहीं हो सकती थी। अगर जय को हर्षनगर में गंभीर चोट लगी या वो मर गया तो सिंह फैमिली पल भर में खत्म हो सकती थी। वो सिर्फ जय को रोककर उसे सबक सिखाना चाहता था। वो सचमुच कुछ नहीं करेगा। अगर उसने आज कुछ नहीं किया और ये बात फैल गई कि कैपिटल सिटी टी फैक्शन का सीनियर मैनेजमेंट उसके घर के दरवाजे से घुस गया और वो शिमला एससीसी का हाई टियर मेंबर कुछ नहीं कर सका, तो वो पूरे एससीसी का मजाक बन जाएगा। वो कभी एससीसी का कोर मेंबर बनने का मौका खो देगा। जय सही था। उसके दादाजी 70 के हो चुके थे और उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। अभी तक फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो अकेले पूरी फैमिली को संभाल सके। इसलिए उसे एससीसी का कोर मेंबर बनना होगा ताकि वो फैमिली के डिक्लाइन को रोक सके। इसीलिए उसने जय के खिलाफ कदम उठाया, भले ही वो जानता था कि वो टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक है। वो एससीसी मेंबर्स के लिए शो कर रहा था।
अगर वो फेल हुआ तो कम से कम ये दिखेगा कि उसमें ती फैक्शन के 8 महान फाइटर्स से भिड़ने की हिम्मत थी और वो कायर नहीं था। अगर वो सक्सीड हुआ तो ये उसे एससीसी का कोर मेंबर बनने में बहुत मदद करेगा। इसी वजह से उसे ऐसा करना था, जीते या हारे। अगर वो जय के पीछे खड़े मैक को रोक सका तो वो जीत जाएगा। जय ने जब देखा कि चिराग ने उसकी बजाय मैक पर गन तानी तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान अब गंभीरता में बदल गई। कैपिटल सिटी टी फैक्शन और शिमला एससीसी के बीच एक अनकही सहमति थी कि कॉन्फ्लिक्ट में फायर आर्म्स का यूज नहीं होगा। अब चिराग ने उन पर गन तान दी। मिस्टर सिंह, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? चिराग ने जवाब नहीं दिया। मिस्टर सिंह, मत करो। चिराग के बगल में खड़ा रॉक ने भी उसे रोका। वो चिराग को बताना चाहता था कि टाइगर रैंक के मास्टर्स को पिस्टल जैसे लो एंड फायरआर्म्स से डर नहीं लगता। लेकिन देर हो चुकी थी। फैमिली के लिए चिराग ने और हिचकिचाहट नहीं की और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज ने पूरे रूम को खामोश कर दिया। मैक, जिसे गोली से गिरना चाहिए था, कहीं दिखाई नहीं दिया। फैजल, आयान ने अचानक चिल्लाया। उसकी मेंटल पावर मैक्सिमम थी तो उसका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसे दिखा कि मैक ने चिराग की गोली आसानी से डॉच कर ली और चिराग की ओर दौड़ा। साथ ही उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट था। वो चिराग को मारना चाहता था। फैजल आयान के पीछे खड़ा था और वो चिराग के सबसे करीब था। इसलिए आयान ने उसका नाम पुकारा ताकि वो चिराग को बचा सके। आयान की आवाज सुनते ही फैजल ने फटाफट रिएक्ट किया और चिराग के सामने आ गया। फिर वो मैक की ओर दौड़ा। मैक ने चिराग की गोली डॉच करने के बाद बिना हिचकिचाए चिराग की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में कातिलाना इरादा था। तूने मिस्टर शेट्टी पर गन तानी, तुझे मारना ही होगा। प्राइवेट रूम में एक और तेज आवाज गूंजी। ये पहले वाली गोली की आवाज से कहीं ज्यादा तेज थी। ये आवाज वाइब्रेशन से बनी थी। 2 टाइगर रैंक मास्टर्स की टक्कर से हुई वाइब्रेशन, और वो भी एक बंद प्राइवेट रूम में। इसलिए कुछ लोग जिनमें थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग थी, कुछ छोड़कर बाकी आम लोगों ने अपने कान ढक लिए और दर्द से चेहरा बनाया। दोनों फिगर्स टकराने के बाद जल्दी से अलग हो गए। मैक 5-6 कदम पीछे लड़खड़ाया, फिर रुका। फैजल भी 5-6 कदम पीछे लड़खड़ाया। उसने पीछे खड़े चिराग को भी गिरा दिया। चिराग, स्नेहा ने फटाफट चिराग को उठाने की कोशिश की। जब चिराग उठा तो उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। वो सिर्फ फैजल के पीछे हटने वाली बॉडी से टकराया था, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को चोट लग गई। टाइगर रैंक मास्टर्स की ताकत सचमुच डरावनी थी। चिराग, तुझे खून की उल्टी क्यों हो रही है? तू ठीक है ना? स्नेहा ने आंसुओं के साथ पूछा। स्नेहा, मैं ठीक हूँ। चिराग का चेहरा भी अब पीला पड़ गया था। होश में आने के बाद उसने आयान को कृतज्ञता से देखा। अगर आयान ने फैजल को समय पर ब्लॉक करने को नहीं कहा होता तो वो अब लाश होता। जब वो शांत हुआ तो उसे पहले की घटना याद आए और उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच बहुत जल्दबाजी में था। मुख्य रूप से जय ने उसकी कमजोर नस को छुआ था, जिससे वो गुस्से में अंधा हो गया और उसने गन निकाल ली। अब सोचने पर, अगर उसने मैक को गोली से मार दिया होता तो क्या होता? वो दोनों साइड्स के रूल्स तोड़ रहा होता। और वो जय को मारने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जय उसे मार सकता था। यही दोनों के स्टेटस का फर्क था। जय हैरान था जब उसने देखा कि मैक और फैजल, जिसे वो बुला रहा था, दोनों पीछे लड़खड़ाए। अब उसने सीधे आयान को देखा। ये शख्स, जो मैक के लेवल का था, पूरे वक्त इसके साथ था। तू कौन है? जय ने आयान को देखकर पूछा। मैं आयान रायजदा, एससीसी का हाई टियर मेंबर, आयान ने जवाब दिया। तू हर्षनगर एससीसी का नया हाई टियर मेंबर है? हाँ, और तू मुझे रोकना चाहता है? अगर मिस्टर शेट्टी अभी चले जाए तो मैं नहीं रोकूंगा। क्या मजाक है? चिराग ने टी फैक्शन और एससीसी के बीच का रूल तोड़ा और उसने मुझ पर गन तानी। वो पहला शख्स है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। उसे मारना ही होगा। जय सचमुच गुस्से में था।
कैपिटल सिटी की शेट्टी फैमिली का बेटा होने के नाते और टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक, उस पर एससीसी का हाई टियर मेंबर गन तान रहा था। अगर चिराग नहीं मरा तो उसकी इज्जत कैसे बचेगी? फिर तो कोई बात नहीं बची। मैं चिराग को जरूर बचाऊंगा। मैक फुल फोर्स यूज कर, जय ने मैक से कहा। मैक ने कुछ नहीं कहा और तुरंत फैजल की ओर दौड़ा। फैजल भी डरा नहीं। दोनों फिर से भिड़ गए। उनके मुंह के हर बार टकराते। पूरा प्राइवेट रूम उनकी मुक्कों और किक्स की तेज आवाजों से भर गया। साथ ही हवा में धमाके हो रहे थे जो उनकी ताकत की वजह से थे। आयान को छोड़कर टॉप नॉच मास्टर्स जैसे वीरेन और रॉक भी उनकी मूवमेंट साफ नहीं देख पा रहे थे। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, जो सिर्फ 2 फिगर्स को आपस में उलझते देख रहे थे। टाइगर रैंक के एक्सपर्ट्स की ताकत कुछ ऐसा था जो आम लोग नहीं देख सकते। दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के मारे और फिर अलग हो गए। अगर गौर से देखो तो दोनों को चोट लगी थी। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। जय सचमुच हैरान था। मैक की स्किल्स शेटीज में भी टॉप रैंक थी और अब उसे हर्षनगर जैसे छोटे शहर में एक बराबर का मुकाबला मिल गया। दोनों इतनी देर से लड़ रहे थे और रिजल्ट अभी भी साफ नहीं था और मैक को भी चोट लगी थी। आयान दोनों को गौर से देख रहा था जो अभी लड़ रहे थे। अगर फैजल में हारने का जरा सा भी संकेत दिखा तो वो तुरंत एक्शन लेगा। पिछली बार जब वो फैजल से लड़ा था उसने सिर्फ 50% ताकत यूज की थी और फैजल को कुछ कदम पीछे लखड़ा दिया था। उसे नहीं पता था कि 100% ताकत से क्या होगा। अब 2 टाइगर रैंक मास्टर्स की तगड़ी फाइट देखकर वो इसे ट्राई करने के लिए उत्सुक था। दोनों टाइगर रैंक मास्टर्स 10 मीटर की दूरी पर चुपचाप खड़े थे, जैसे आखिरी वार की तैयारी कर रहे हों। फैजल और मैक 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। दोनों एक दूसरे की ताकत से हैरान थे, लेकिन वो अपनी ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट भी देख सकते थे। बराबर का मुकाबला ढूंढना आसान नहीं होता और ऐसा मुकाबला जो सिर्फ अटैक करे, डिफेंड ना करे, वो तो और भी मुश्किल। मैक अंडरग्राउंड रेसलिंग रिंग में बड़ा हुआ था। उसने अपनी स्किल्स रेसलर्स से सीखी थी। बाद में वो आर्मी में गया, लेकिन अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से उसने किसी बड़े शख्स को नाराज कर दिया। आखिरकार ओल्ड मास्टर शेट्टी ने उसे बचाया और वो शेट्टी फैमिली में शामिल हो गया। अब ये साफ था कि शेट्टीज मैक की काबिलियत को मानते थे, तभी उसे शेट्टी फैमिली के बेटे की सिक्योरिटी के लिए चुना गया। वहीं फैजल हमेशा जिंदगी और मौत के किनारे पर रहा। विदेश में जहां सालों तक जंग का माहौल था, वो ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि वापस भी आया। ये सिर्फ लक की बात नहीं थी। दोनों अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। उनके मुंह के हर बार निशाने पर लगते क्योंकि कोई भी ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता था। इसी वजह से दोनों को हल्की फुल्की चोटें आए, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी नहीं था। अब दोनों खुद को एडजस्ट कर रहे थे। अपने फाइनल ब्लो की तैयारी में प्राइवेट रूम में अलिंशी दे सन्नाटा छा गया। आयान पहले कुछ करने वाला था, लेकिन फैजल की आंखों को देखकर उसने ये ख्याल दबा लिया। अपने तीखे 6 सेंसस की वजह से वो महसूस कर सकता था कि फैजल एक्साइटेड था, उसका खून खौल रहा था। वो इस फाइट के लिए तरस रहा था और उसे ब्रेकथ्रू की भी उम्मीद थी। सिंह फैमिली के बॉडीगार्ड्स रॉक और वीरेन भी 2 टाइगर रैंक मास्टर्स की फाइट को गौर से देख रहे थे। उनके लिए ये लाइफटाइम का मौका था। दोनों टॉप नॉच मास्टर्स थे और टाइगर रैंक में जाने के लिए बस एक कदम दूर। लेकिन ये एक कदम भी एक ऐसी खाई थी जिसे वो शायद कभी पार ना कर पाए। अगर वो 2 टाइगर रैंक मास्टर्स की फाइट से कुछ इंस्पिरेशन ले पाए तो शायद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। चिराग, स्नेहा और बाकी एससीसी मेंबर्स फैजल को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फैजल में इतनी ताकत होगी। अगर ऐसा था तो आयान का बैकग्राउंड सचमुच थोड़ा डरावना था। इससे सब आयान को थोड़ा अलग नजर से देखने लगे। अचानक चुपचाप खड़े दोनों शख्स एक साथ मूव हुए। बस 2 साए दिखे जो बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर दौड़े और पल भर में बीच में टकरा गए।
टकराते ही मैक ने अपनी सांस को पेट में दबाया और अपनी पूरी बॉडी के मोमेंटम के साथ हथेली आगे बढ़ाई। उसने मन में चिल्लाया, किंग कॉन्ग पाम। फैजल ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को सीने के सामने बंद किया। टक्कर के पल में उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और मुक्का मारा, मन में सोचते हुए, टाइगर कैनन फिस्ट। बूम! मुक्का और हथेली टकराए तो एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सबके कानों में गूंजी। वाइब्रेशंस से सबके सिर चकराने लगे। ना सिर्फ तेज आवाज हुई, बल्कि इस बार दोनों ने पूरी ताकत लगाई, जिससे एक जबरदस्त हवा की लहर बनी। जय और हावर्ड की टेबल कुर्सियां भी पलट गईं। सबको लगा जैसे वो किसी तूफान में खड़े हों। फिर दो दबी हुई कराहें सुनाई दी। फैजल और मैक एक साथ पीछे उड़ गए। आयान ने फटाफट आगे बढ़कर फैजल की पीठ पर हाथ रखे ताकि उसे उड़ने का झटका कम लगे। दूसरी ओर जय ने भी मैक के उड़ते शरीर को पकड़ लिया। दोनों ने अपने शरीर को स्टेबल करने के बाद एक साथ खून की बड़ी उल्टी की। अभी दोनों थोड़े सुस्त पड़ गए थे। इस बार दोनों ने पूरी ताकत से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। अब अगले कुछ महीनों तक उनके लिए रिकवर करना मुश्किल होगा। फैजल, तू ठीक है? आयान ने फैजल को सहारा देते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, लेकिन सर मैं कुछ वक्त तक आपकी सिक्योरिटी नहीं कर पाऊंगा, फैजल ने कहा। कोई बात नहीं, तू पहले रिकवर कर, आयान ने कहा। दूसरी ओर मिस्टर शेट्टी, मैक कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जय ने उसे रोक दिया। मैक, तू पहले रेस्ट कर, बाकी मैं देख लूंगा। जय ने मैक को हावर्ड के हवाले किया ताकि वो उसे सहारा दे। फिर वो खुद प्राइवेट रूम के सेंटर में आ गया। चिराग, क्या तुझे लगता है कि आज कोई तुझे बचा लेगा? जय की आवाज खत्म होते ही उसकी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा निकलने लगा। फिर उसने अपनी कमर से एक सॉफ्ट स्वॉर्ड निकाली जो लाइट में ठंडी चमक बिखेर रही थी। चिराग कुछ जवाब दे पाता उससे पहले जय अपनी जगह से गायब हो गया। मिस्टर सिंह संभालो, मिस्टर सिंह संभालो, रॉक और वीरेन ने एक साथ चिल्लाया। दोनों चिराग और स्नेहा के सामने आ खड़े हुए। तभी जय का अटैक भी आ गया। असल में जय की ताकत सिर्फ फर्स्ट क्लास पीक लेवल की थी, लेकिन रॉक और वीरेन पहले ही बुरी तरह घायल थे तो उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। जय ने अपनी स्वॉर्ड के 2 झटकों में उन्हें हरा दिया। उनके शरीर पर खूनी जख्म बन गए। दोनों को हराने के बाद जय रुका नहीं। वो सीधे चिराग और स्नेहा के सामने पहुंचा और चिराग की ओर स्वॉर्ड भोंकने लगा। जय की स्वॉर्ड को अपनी ओर आते देख चिराग ने आंखें बंद कर ली और रेसिस्ट करना छोड़ दिया। लेकिन स्नेहा, जो उसके बगल में थी, ने उसे धक्का देकर खुद जय की स्वॉर्ड के नीचे आ गई। नहीं, चिराग चिल्लाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्नेहा ने उसे बचाने के लिए खुद को जय की स्वॉर्ड के सामने ला दिया। वो अपने लिए मरना चाहती थी, चिराग ऐसा कैसे होने दे सकता था? स्वॉर्ड की नोक स्नेहा के सामने सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर रुक गई। ये जय का कंसाइंस जागने की वजह से नहीं था कि वो भाई बहन को छोड़ना चाहता था, बल्कि स्वॉर्ड की नोक पर 2 उंगलियां आ गईं। ये 2 उंगलियां बेशक आयान की थीं। 2 उंगलियों ने जय, एक फर्स्ट क्लास पीक मास्टर, का वार रोक लिया। जय ने आंखें फाड़कर आयान को हैरानी से देखा। ना सिर्फ जय, बल्कि सब, मैक तक, आयान को अविश्वास से देख रहे थे। मिस्टर शेट्टी, बस करो, आयान ने शांति से कहा। जय कुछ कह पाता उससे पहले मैक, जो उसके पीछे खड़ा था, बोला, मिस्टर शेट्टी चलो। मैक, जय अभी कुछ कहना चाहता था। चलो, मैक ने दोहराया, उसका एक्सप्रेशन सख्त था। अभी उसे आयान से एक ऐसी ऑरा महसूस हुई थी जिससे वो भी डर गया। जय ने मैक को कभी इतने भारी टोन में बात करते नहीं देखा था और वो पल भर के लिए ठिठक गया। जय दोराहे पर था। अगर वो अभी चला गया तो वो शेट्टी फैमिली के बेटे और टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक के तौर पर पूरी तरह बेइज्जत हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं गया तो उसे डर था कि क्या होगा। मैक ने कभी उससे ऐसे टोन में बात नहीं की थी। मैक सालों से उसके साथ था और कभी उसका नुकसान नहीं होने देगा। क्या करे, जाए या रुके? जय ने प्राइवेट रूम में सबको देखा।
आयान के उदासीन एक्सप्रेशन को छोड़कर बाकी सब थोड़े स्तब्ध थे। टाइगर रैंक मास्टर्स की एक्सट्रीम ड्यूल सचमुच रोमांचक थी और जय इसे देखकर हैरान था, साथ ही उसके दिल में इसके लिए लालच भी था। जय को लगा कि वो अभी नहीं जा सकता। भले ही वो आज चिराग को ना मार सके, उसे ऐसा सबक सिखाना होगा जो वो कभी ना भूले। अगर वो आज पीछे हटा तो उसकी इज्जत के अलावा उसकी मेंटल स्टेट भी प्रभावित होगी। वो पहले से ही फर्स्ट क्लास मास्टर के पीक पर था। अगर उसे टाइगर रैंक में जाना था तो उसे अधिक डिटर्मिनेशन चाहिए। सबसे जरूरी बात, उसे लगता था कि कोई उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, न ही उसे गंभीर रूप से घायल करेगा। कैपिटल सिटी के शेट्टीज के बड़े बेटे के तौर पर उसे ये कॉन्फिडेंस था। हर्षनगर में कोई भी शेट्टीज के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंह फैमिली तो बिल्कुल नहीं, बाकी फैमिली की तो बात ही छोड़ दो। यहां तक कि जब चिराग ने गन यूज की तो उसने सिर्फ मैक पर तानी, जय पर नहीं। यही फायदा था एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का। वो दूसरों को मार सकता था, लेकिन दूसरे उसकी हिम्मत नहीं कर सकते। ये पॉइंट सोचकर जय ने अपनी दाहिनी हाथ से स्वॉर्ड को जोर से आगे धकेला, स्नेहा के शरीर को भेदने की कोशिश की। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी स्वॉर्ड हिली नहीं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल था? उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, फिर भी 2 उंगलियों को नहीं हरा सका। मैक भी देख सकता था कि जय जाने का प्लान नहीं बना रहा। अगर जय नहीं जाना चाहता था तो उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। वो सिर्फ जय की सिक्योरिटी के लिए था और अब उसे बस उम्मीद थी कि शेट्टीज की रेपुटेशन सामने वाले को डरा देगी, ताकि वो कुछ ज्यादा सीरियस ना करे। सर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो शेट्टीज हमेशा आपके आभारी रहेंगे, मैक ने फटाफट कहा। आयान ने मैक को इग्नोर किया और जय से हल्के से बोला, मिस्टर शेट्टी, लगता है तुम अभी हार नहीं मान रहे। फिर उसने स्वॉर्ड की नोक से अपनी पकड़ छोड़ी और बिजली की रफ्तार से अपनी उंगलियों को जोड़ा और स्वॉर्ड की नोक पर फ्लिक किया। प्राइवेट रूम में एक कड़क आवाज गूंजी। ये आवाज बेहद तेज वाइब्रेशन से बनी थी। ये सबके कानों में इतनी तेजी से गई कि उन्हें लगा जैसे उनके कानों में अनगिनत सुइयां चुभ रही हों। जय का दाहिना हाथ भी स्वॉर्ड की नोक से आई तेज वाइब्रेशन से कांप गया। उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया, जैसे वो उसका अपना नहीं था। उसने फटाफट स्वॉर्ड का हैंडल छोड़ दिया। जैसे ही उसने हैंडल छोड़ा, स्वॉर्ड का बॉडी इतनी तेज वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सका और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जमीन पर फैल गया। सबने ये सीन हैरानी से देखा, दोनों टाइगर रैंक मास्टर्स तक। आयान स्नेहा के बगल में उदासीन खड़ा था। स्नेहा की आंखें बंद थीं और चेहरा सिकुड़ा हुआ था। जय 2 मीटर दूर खड़ा था, अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़े हुए, उसका चेहरा दर्द से ट्विस्टेड था। उनके बीच उसकी सॉफ्ट स्वॉर्ड के टुकड़े बिखरे थे। जय ने अपने सामने जमीन पर पड़े टुकड़ों को देखा और उसके दिल में अनकहा शौक था। ये एक सुपेरलॉय वेपन था जो सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना था। ये लोहे को मक्खन की तरह काट सकता था, लेकिन अब एक फ्लिक से टुकड़े टुकड़े हो गया। इस शख्स की ताकत बस इमेजिन करने से परे थी और अब वो सचमुच डर गया था। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत, इसके पीछे की फैमिली कितनी ताकतवर होगी। मैक ने अपनी गंभीर चोटों को इग्नोर किया, हावर्ड का सहारा छुड़ाया और फटाफट आगे बढ़कर जय के सामने खड़ा हो गया। हावर्ड वहां खड़ा आयान को देख रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड। जब उसने आयान को पहली बार देखा तो उसे लगा कि ये शख्स जाना पहचाना है, लेकिन वो याद नहीं कर पाया कि कहाँ मिला। जब तक आयान ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि वो आयान रायजदा है, तब तक हावर्ड को याद आया, क्या ये वही लड़का नहीं जिसके बारे में कुछ दिन पहले पीयू यूनिवर्सिटी के मैदान के पास जंगल में अफवाह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया और वो खून की उल्टी करके कोमा में चला गया। उसके फोन में अभी भी आयान की कुछ फोटोज और डिटेल्स थीं। हालांकि वो दिखने में एक जैसे थे, नाम एक था और उम्र भी करीब करीब, लेकिन उनका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग था। उसे शक हुआ कि वो 2 अलग लोग हैं, लेकिन इतना संयोग कैसे हो सकता है? उम्र, लुक्स और नाम एक जैसे।
इसका मतलब ये वही आयान रायजदा था जो उसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसने गर्लफ्रेंड के डंप करने के बाद खून की उल्टी की थी। लेकिन अब वो यहाँ खड़ा था इतने उदासीन टेम्परामेंट के साथ। वो मिस्टर शेट्टी को भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। मिस्टर शेट्टी, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो? आयान ने पूछा। आयान ने आगे कुछ नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ चिराग को बचाना था। आखिर चिराग ने उसकी मदद की थी और दोनों एक ही क्लब में थे। वो चुपचाप नहीं देख सकता था कि कोई उसे मार दे। वो जय को ऑफेंड भी नहीं करना चाहता था। भले ही इस वक्त उससे लग रहा था कि उसकी ताकत काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अभी भी उतना इम्प्रेसिव नहीं था। और उनके बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। जय चिराग को मारना चाहता था, आयान को नहीं। अगर कोई सचमुच उसे मारना चाहता तो आयान को लगता था कि वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे सामने वाले का बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो उसे बिना हिचकिचाए मार डालेगा। ये बदलाव उसकी ताकत की वजह से आया था। जय ने कुछ नहीं कहा। वो बस मैक के बीच में खड़े होकर आयान को घूरता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था। आयान उससे जाहिर तौर पर छोटा था, फिर इतना ताकतवर कैसे? शायद जय ने एक पॉसिबिलिटी सोची। सिर्फ यही सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता था। ये सोचते ही जय को राहत मिली। सिर्फ वही ऐसे टैलेंट्स को ट्रेन कर सकते थे। लेकिन उसे इस बात की रिपोर्ट ती फैक्शन को जल्दी से देनी होगी। वो लोग सामने आए हैं और उनमें से कुछ एससीसी में शामिल हो गए हैं। ये ती फैक्शन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। मैक, हावर्ड, चलो। हावर्ड ने फटाफट आगे बढ़कर मैक को सहारा दिया। फिर तीनों प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए। जब जय प्राइवेट रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पलटकर चिराग को देखा और कहा, चिराग, उम्मीद है अगली बार भी तुम्हारी यही किस्मत होगी। फिर उसने आयान से कहा, आयान, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद तीनों चले गए। आयान और फैजल को छोड़कर प्राइवेट रूम में बाकी सबने राहत की सांस ली। कैपिटल सिटी ती फैक्शन के लेजेंडरी 8 महान फाइटर्स की मौजूदगी ने उन पर बहुत प्रेशर डाला था। फिर सबने आयान को अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले जब वो मिले थे उनकी आंखों में तिरस्कार था, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट में बदल गया था। उसने ती फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक जय से भिड़कर जीत हासिल की और मिस्टर सिंह को उसके अटैक से बचाया। अगर ये बात बाहर गई तो पूरा शिमला एससीसी हिल जाएगा। एक ताकतवर शख्स को हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है। आयान, आज तूने मुझे और मेरी बहन को बचाया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अब से तुझे जो चाहिए बस बोल दे, मैं कभी ना नहीं कहूंगा। मैं भी, तू जो मांगेगा मैं मना नहीं करूंगी। हर्षनगर में कुछ हो तो मेरा नाम ले लेना। स्नेहा तुरंत अपनी बिगवेल स्टाइल में वापस आ गई। तुम लोग बहुत विनम्र हो, चिराग। जय और उसका गैंग कार में बैठे। हावर्ड ड्राइव कर रहा था जबकि जय और मैक पीछे बैठे थे। आमतौर पर मैक ड्राइव करता था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था तो सिर्फ हावर्ड ड्राइव कर सकता था। हावर्ड को उन्हें नॉर्थ यमुना प्रोविंस वापस ले जाना था। कार में मैक, आयान किस लेवल का है? जय ने पूछा। वो आयान की ताकत जानना चाहता था जो उससे छोटा था। सर, मैं बता नहीं सकता। उसने अपनी ऑरा का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया, लेकिन वो मुझे डरा गया। और मैं उसकी तरह 2 उंगलियों से स्वॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। मुझे लगता है वो कम से कम टाइगर रैंक के पीक पर है, या उससे भी ऊपर। मैक ने सोचकर जवाब दिया। टाइगर रैंक से ऊपर? ये कैसे पॉसिबल है? जय ने हैरानी से पूछा। सर, आपको पता है कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। जब मैं अंडरग्राउंड रेसलिंग रिंग में था तो मैं एक ऐसे शख्स से मिला था जो आयान से कम नहीं था, मैक ने धैर्य से एक्सप्लेन किया। मैक, क्या मुझे लगता है कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं? सर, आप बहुत टैलेंटेड हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैं उनके लेवल तक पहुंचूंगा तो वो कितना आगे निकल चुके होंगे। इस बार मैक ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जवाब कैसे देना है।
इंसानों में फर्क होता है, जैसे किसी की स्टार्टिंग लाइन वही होती है जो दूसरों का लाइफ टाइम गोल होता है। कुछ लोग जन्म से बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत से बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरों में ऐसा टैलेंट नहीं होता, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, वो हमेशा उसी जगह अटक जाते हैं। इसलिए उसे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। जय टैलेंटेड था, लेकिन असली जीनियस से उसमें अभी भी कुछ फर्क था। मिस्टर शेट्टी, मैं उस लड़के को जानता हूं, हावर्ड ने ड्राइव करते हुए कहा। ओह, तू उसे जानता है? जय ने पूछा। हाँ, वो पीयू का स्टूडेंट है। पीयू का स्टूडेंट? हाँ। इसके बाद हावर्ड ने जय को आयान के बारे में कुछ अफवाहें बताईं। फिर उसने अपने फोन में सेव की हुई आयान की फोटोज और डिटेल्स जय को भेज दी। तो वो कैंपस में जानबूझकर लो प्रोफाइल रख रहा है? जय ने पूछा। ऐसा ही लगता है, हावर्ड ने जवाब दिया। कितना इंटरेस्टिंग, इतना ताकतवर शख्स लेकिन लो प्रोफाइल का नाटक कर रहा है। यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छीन लिया, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ये कैसा इंसान है? आयान ने फैजल को चैंपियन हॉस्पिटल भेजा। भले ही रात हो गई थी, हॉस्पिटल के ज्यादातर लीडर्स उनका इंतजार कर रहे थे। इससे आयान ने अंदाजा लगाया कि चिराग ने पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा। फुल बॉडी चेकअप के बाद पता चला कि फैजल के शरीर में कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ डैमेज हुआ था, तो उसे कुछ वक्त रिकवरी के लिए चाहिए। आयान ने हॉस्पिटल को हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू करने को कहा। वो अपनी मां के रूम से ज्यादा दूर नहीं रहेगा, ताकि जब चाहे अपनी मां के पास जा सके। वो अपनी मां के बगल वाले रूम में भी रह सकता था, लेकिन फैजल को फिक्र थी कि अगर उसकी मां को पता चला कि वो घायल है, तो वो परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा। फैजल, तू अच्छे से रिकवर कर। जब फ्री हो, अपनी मां के पास चला जाना। और कुछ मत सोच। जब तू और तेरी मां डिस्चार्ज हो जाओगे, तो हर्षनगर में रह सकते हो। मैं सब अरेंज कर दूंगा, आयान ने फैजल के हॉस्पिटल रूम में कहा। थैंक यू सर। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं अपने 2 दोस्तों को बुलाऊंगा कि वो मेरी जगह लें। वो मेरे 7 सालों तक विदेश में थे और मुझसे कम नहीं है, फैजल ने कहा। वो उसके दोस्त थे, जिनके साथ उसने जिंदगी मौत के पल देखे थे, तो फैजल उनकी भी मदद करना चाहता था। उस वक्त तीनों ने वापस आने के बाद अपनी सारी कमाई अपने उन दोस्तों के परिवारों को दे दी थी, जो विदेश में हमेशा के लिए रह गए। तो अब उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। इसलिए अगर वो आयान जैसे रईस खानदान के लड़के के लिए साथ काम कर सके और लड़ सके, तो सबसे अच्छा होगा। ओह, तेरे पास ऐसे दोस्त हैं। उनसे कांटेक्ट कर, जितने हो उतने बुला। मैं उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा, आयान ने फटाफट कहा। बेशक, फैजल जैसे और एक्सपर्ट्स हों तो बेहतर। उसके पास तो पैसे की कमी नहीं थी। हम सब साथ में विदेश गए थे और सिर्फ 3 लोग वापस आए। बाकी सब हमेशा के लिए विदेश में रह गए, फैजल ने गहरी आवाज में कहा। माय कंडोलेंस, आयान ने फैजल के कंधे पर थपकी देकर कहा। सर, मैं ठीक हूं। हम सब नर्क के दरवाजे से वापस आए हैं, तो छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। गुड, उन्हें कल बुला ले। हाँ सर। जब आयान यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस वापस पहुंचा, तो रात के 11 बज चुके थे। लाइट शावर लेकर वो बेड पर लेट गया और फोन चलाने लगा। ढेर सारे लोगों ने उसे मैसेज किए थे। तारा, आयान, तू कब फ्री है? मेरे पेरेंट्स तुझे डिनर पर बुलाना चाहते हैं, थैंक यू कहने के लिए। आयान, इट्स फाइन, ये कुछ नहीं। आयान के रिप्लाई करते ही तारा का मैसेज आया। तारा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। आयान, ठीक है, लेकिन अगले 2 दिन मेरे पास टाइम नहीं है। अगले हफ्ते तक वेट करते हैं। तारा, ठीक है, मैं तेरे कॉल का इंतजार करूंगी। तारा से चैट खत्म करने के बाद आयान ने पार्थ का मैसेज खोला। पार्थ, तू ठीक है? आयान, आज जो हुआ उसके लिए थैंक्स।
अगर तू नहीं आता तो पता नहीं मेरा और लूसी का क्या होता। वैसे तुझे कैसे पता कि मैं फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के रूम 47 में हूँ? आयान, मैं ठीक हूँ। घर पहुंच गया हूँ और रेस्ट करने जा रहा हूँ। तूने मुझे टेक्स्ट नहीं किया था कि तू फुलर गोल्डन सैंड्स के रूम 47 में है और मुसीबत में है। पार्थ, मैंने नहीं किया। और मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा सीक्रेट छुपाए हुए है। तेरे पिछले परफॉर्मेंस को देखकर अगर मैंने तुझे बुलाया होता तो क्या मैं तुझे हमारे साथ मरने के लिए नहीं बुला रहा होता? बोल, कब हमें और बाकी लड़कों को सब एक्सप्लेन करेगा? आयान चौंक गया। अगर पार्थ ने उसे हेल्प के लिए टेक्स्ट नहीं किया तो किसने उसके फोन से वो मैसेज भेजा? आयान, तो ये देख। आयान ने पार्थ के मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उसे दिखाया। टाइम देखकर पार्थ ने रिप्लाई किया। पार्थ, टाइम से जज करते हुए मुझे लगता है लूसी की फ्रेंड ने ये भेजा होगा। उस वक्त मुझे किक मारी गई थी और मेरा फोन उछल गया था। अगर ऐसा है तो मुझे उसे थैंक यू कहना होगा, वरना मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हुआ होता। आयान, पीयूष, तू लूसी को संभाल। मुझे लगता है वो अब डर के मारे पागल हो रही होगी। जब टाइम मिले डिनर करेंगे, फिर मैं तुम लोगों को सिचुएशन बताऊंगा। पार्थ, बिल्कुल, हम तो एक ही चादर में हैं। हाँ, अभी हम वॉशअप करने जा रहे हैं। आयान, हरामी, तू जानवर है। पार्थ, मुझसे जल मत। तू कब रिया को पटा रहा है? तू कर सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लूसी ने शावर ले लिया है और मैं सेकंड राउंड के लिए जा रहा हूँ। अगली बार तुझे ढंग से थैंक करूंगा। आयान ने फोन बेड पर फेंक दिया क्योंकि वो बाकी मैसेजेस का जवाब देने के लिए बहुत थक गया था। आज वो बहुत थक गया था, तो बाकी मैसेजेस वो कल धीरे धीरे देखेगा।